हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पकाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि मैं अपनी कहानियां भी सीधे डायरेक्ट ही शुरू करती हूँ। एक वो पहले हेलो दोस्तों वाला जो इंट्रो था वो भी अब मैंने हटा दिया है, ताकि सुनने वालों का टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो और वो कहानी को सीधे सीधे सुन पाए। थोड़ा बहुत अगर कुछ बोलती भी हूँ तो वो कहानी के एंड में, ताकि आप लोग बोर ना हो। अब भाई सीधी सी बात है, पहले मैं शोर मचाऊं, आलू ले लो, कांदा ले लो, और फिर कहूं सुबह से ना ही एक भी आलू बिका है और ना ही आधा कांदा, तो ऐसी हरकतें करने से क्या फायदा। अगर आलू और कांदा अच्छे होंगे तो लेने वाले अपने आप ही उनको ले लेंगे, आवाजें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आज मैं आपको थोड़ा सा जरूर पकाऊंगी। आज मैं आपसे अपने मन की बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों के जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं हर कहानी पर भर भर के, उनके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप सब लोग चैनल पर जो इतना प्यार लुटाते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, वो सब वाकई दिल को छू लेने वाले होते हैं। मेरी पूरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दूं, और मैं देती भी हूं। लेकिन कभी कभी ज्यादा बिजी होने के कारण जवाब देने में देर जरूर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर कभी आपके कमेंट का जवाब आने में डिले हो जाए तो प्लीज उसके लिए सॉरी। दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में जो पोस्ट मैंने डाली थी शर्लॉक होम्स की कहानियों के बारे में, उसके जवाब में आप सब ने जो सपोर्ट किया उस सब के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जवाब में हमें बहुत सारे सजेशंस भी मिले। वैसे तो सारे ही सजेशंस काफी अच्छे थे, लेकिन टीम को खास करके सत्यम सुदर्शन जी, सुशांत राणे जी, रजत के प्रजापति जी, अजय सी, एम जी, कानन रावल जी, अन्वेषा दीक्षित जी, चाहत चावड़ा जी और ध्रुव सिंगला जी के सजेशंस खास तौर पर काफी पसंद आए, और इन्हीं के बेस पर अब हम आगे की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको वीडियोस अपलोड करने के पैटर्न में भी कुछ बदलाव नजर आए। अपलोड की गिनती बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है, और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हफ्ते में 2 की बजाय 3 या 4 कहानियां अपलोड हों, या फिर अगर संभव हो पाया तो हर रोज एक कहानी अपलोड हो। और अब तीसरी और आखिरी बात, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से हर कहानी के डिस्क्रिप्शन में Amazon के कुछ एफिलिएट लिंक्स डले होते हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर Amazon से कुछ भी शॉपिंग करनी है तो प्लीज उस लिंक के थ्रू आप ऐप पर जाएं। जो लिंक्स वीडियो में दिए हुए हैं वो ईयरफोन्स या ऐसे ही किसी भी रैंडम चीज के हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको वही चीज खरीदनी है। अगर आप उस लिंक के थ्रू ऐप पर जाते हैं और उसके बाद आप कोई भी अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें एक छोटा सा कमीशन मिलता है। इसमें आप लोगों का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, ना ही आपको इसके लिए कोई भी एक भी पैसा फालतू देना पड़ता है। बस उस लिंक के थ्रू लॉगिन करने के कारण जो भी सामान आप खरीदते हैं उस पर एक छोटा सा कमीशन हमें मिल जाता है, और इस तरह से चैनल को चलाने के हमारे खर्चों में हमें थोड़ी हेल्प मिलती है। तो यानी ये काम करके आप अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च किए बिना चैनल की मदद कर सकते हैं। उसके लिए भी एडवांस में ही आप सबका धन्यवाद। और अब बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी ना तो शर्लॉक होम्स की है और ना ही अगाथा क्रिस्टी की। उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज पे अभी ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, तो जैसे ही वो तैयार हो जाएंगी वैसे ही वो आपको सुनने को मिलेंगी। इस बीच मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिया के पल्प फिक्शन के बहुत ही फेमस राइटर वेद प्रकाश शर्मा का एक बहुत ही बेहतरीन नॉवल। इसका नाम है 3.5 घंटे। ये वेद प्रकाश शर्मा का पहला नॉवल था जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा था, और इसको पढ़ने के बाद मैं उनकी इतनी फैन हो गई थी कि उनके सारे नॉवल मैंने पढ़ डाले थे। जैसे कि सुझाव हमारे पास आए हैं उनके हिसाब से चलते हुए मैंने कोशिश की है कि नॉवेल्स के बीच में जो इररेलेवेंट पार्ट्स या जो कैरेक्टर्स की बातों वाले पार्ट जो आते हैं, जिनका कोई खास महत्व नहीं होता है कहानी में, उनको पूरे डिटेल में ना सुनाकर उन्हें समराइज कर दूं। इस तरह से नॉवल की लेंथ कम हो जाएगी और वो कम पार्ट्स में पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि ये नॉवल 2 ही पार्ट्स में पूरा हो जाए, लेकिन हो सकता है कि तीसरा पार्ट भी बनाना पड़े, लेकिन 4 या 5 पार्ट तक जाने की नौबत नहीं आएगी। ये जो नॉवल है ये वेद प्रकाश शर्मा का विभा जिंदल सीरीज का नॉवल है। उन्होंने इस फीमेल जासूस कैरेक्टर की रचना की थी, जिसका उपयोग उन्होंने थोड़े से ही नॉवेल्स में किया है। विभा जिंदल का परिचय इस तरह से है, वो वेद प्रकाश शर्मा के साथ लॉ कॉलेज में पढ़ती थी और दोनों एक ही क्लास में थे। वो बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद थी और वेद प्रकाश शर्मा जी को उसके ऊपर क्रश था।
लेकिन विभा जिंदल के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। कॉलेज के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए। वेद प्रकाश शर्मा की पत्नी का नाम है मधु शर्मा। इस नॉवल की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि लेखक और उनकी पत्नी अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यूपी के एक शहर जिंदलपुरम में जाते हैं। जिंदलपुरम नाम का ये शहर हरिकेश बहादुर जिंदल नाम के एक व्यक्ति ने बसाया था। बचपन में वो काफी गरीब थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने तरक्की की और फिर 2-3 पीढ़ियों तक आगे आते आते उनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उन्होंने ये एक पूरा नगर ही बसा डाला। फिलहाल में इस जिंदल परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी हैं, गजेंद्र बहादुर जिंदल, उनका बेटा अनूप जिंदल और उसकी पत्नी विभा जिंदल। ये परिवार जिंदलपुरम का एक तरह से मालिक है और वहां पर पुलिस और कानून व्यवस्था का पूरा इंतजाम होते हुए भी वहां के लोग उन्हें राजा की तरह से पूजते हैं और उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। जब लेखक और उनकी पत्नी वहां घूमने के लिए पहुंचते हैं तो वे एंजॉय नाम के एक होटल में ठहरते हैं। शाम को जब वे किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं तो वहां पर अनूप जिंदल और उसकी पत्नी विभा जिंदल भी खाना खाने के लिए आते हैं और तब लेखक वहां विभा को देखकर पहचान जाते हैं कि जिंदलपुरम की मालकिन विभा जिंदल असल में उनके साथ पढ़ने वाली विभा जिंदल ही है। दोनों कपल्स आपस में दोस्त बन जाते हैं और अनूप और विभा अगले दिन उनको अपने यहाँ खाने पर आने का इन्विटेशन देते हैं। जब अगले दिन वे लोग वहां पहुंचते हैं, वहां से अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गई कि ये कहानी लेखक के खुद के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, यानी कि कहानी का जो मैं कैरेक्टर है वो खुद लेखक वेद प्रकाश शर्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये जानने के बाद कि जिंदल परिवार की बहुरानी से हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, होटल का सारा स्टाफ हमें बहुत ही सम्मान और श्रद्धा से देखने लगा। मैनेजर ने हमें बताया था कि जिंदल परिवार ने अपने घर का नाम मंदिर रखा है। 6:45 बजे हम टैक्सी से मंदिर की तरफ रवाना हो गए। जब मंदिर के पोर्च में हम टैक्सी से उतरे तो भौंचक्के खड़े रह गए। मंदिर नाम की वो इमारत किसी भी रूप में ताजमहल से कम खूबसूरत नहीं थी। खालिस सफेद रंग के संगमरमरी पत्थरों से बनी ये 5 मंजिली इमारत सीना ताने हमारे सामने खड़ी थी। इमारत के चारों तरफ लॉन था और लॉन में अशोक, जामुन, शहतूत आदि के बहुत से पेड़ थे। सफेद रंग की बेदाग वर्दी पहने मंदिर के 4 सेवकों ने हमारी अगवानी की। वे हमें अंदर लेकर गए और हमने देखा कि इमारत के अंदर लगे सभी पत्थरों पर रामायण की चौपाइयां लिखी हुई थी। हम लोग उन्हें देखते हुए भौंचक्के से आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक मैंने एक सेवक से पूछा कि क्या ये चौपाइयां पूरी इमारत पर लिखी हैं? तब उसने बड़े ही सम्मान से जवाब दिया कि इमारत की सारी दीवारों पर चौपाइयों के रूप में पूरी रामायण को लिखा गया है और इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम मंदिर रखा गया है। हम दोनों ये देखकर हैरान रह गए। जब हम मुख्य हॉल तक पहुंच गए तो वहां सामने ही हमें विभा खड़ी दिखाई दी। उसने हमें सोफे पर बैठने को कहा और हम कुछ देर तक कुछ औपचारिक बातें करते रहे। उसके बाद मैंने चौंकते हुए पूछा, अरे विभा, मिस्टर अनूप कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। अभी आ जाएंगे। विभा के स्वर में न जाने क्यों एक अजीब सी गंभीरता उभर आई। लेकिन हमें यहाँ बुलाकर वो खुद कहाँ चले गए? मैंने पूछा। गए कहीं नहीं, वहां उस कमरे में है वो। विभा ने एक बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं और मधु हैरान रह गए। उस कमरे में? लेकिन क्यों? वो उस कमरे में क्या कर रहे हैं? उन्हें बाहर आने को बोलो ना। इस बार विभा का स्वर पहले से भी ज्यादा गंभीर था। वो अभी नहीं आएंगे, 30 मिनट के बाद आएंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है विभा, साफ साफ बताओ क्या बात है। ये बात तो मुझे खुद भी नहीं पता वेद। जब वो बाहर आएंगे तो यही सवाल मुझे भी उनसे पूछना है। तुम इतनी रहस्यमयी सी बातें क्यों कर रही हो विभा? ऐसी क्या बात है आखिर? क्या वे हर रोज इस समय उसी कमरे में बंद होते हैं? नहीं तो फिर आज क्या बात है? दरअसल बात यह है वेद कि उस समय ठीक 4:30 बजे थे जब वो यहाँ पर आए। मुझसे बोले कि वो उस कमरे में जा रहे हैं, ठीक 3.5 घंटे तक उस कमरे में रहेंगे। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और मैंने सोचा कि 3.5 घंटे तक वो अकेले उस कमरे में बंद होकर क्या करेंगे। यही सवाल मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने ज्यादा जिद की तो उल्टा मुझे डांटने लगे। आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। वो कभी इतनी बुरी तरह से मेरे ऊपर नहीं झुंझलाए थे। फिर वो कठोर शब्दों में मुझे ये कहकर कमरे में चले गए कि किसी भी सूरत में उन्हें 3.5 घंटे से पहले डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं हैरान सा विभा के मुंह की तरफ ताक रहा था। ये क्या बात हुई विभा? कुछ समझ में नहीं आया। समझ तो मैं खुद नहीं पा रही हूँ वेद। ऐसी मेरी अटपटी बातें सुनकर जितने चकित तुम हो, उससे कहीं ज्यादा हैरत में मैं खुद हूँ।
जो कुछ मैंने देखा और सुना है उससे मेरी बुद्धि बुरी तरह से चकरा गई है। दरअसल हुआ ये था कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए कोई उपहार खरीदने का निश्चय किया। उसके लिए हमें बाजार जाना था। करीब 3:30 बजे थे जब मैं बाजार जाने के लिए तैयार होकर इस हॉल में आई। वो पहले से ही तैयार हुए यहाँ बैठे थे। जैसे ही हम लोग दरवाजे से बाहर निकलने लगे कि एक आदमी हॉल में दाखिल हुआ। उसे देखते ही अनूप का रंग फीका पड़ गया और उसके मुंह से निकला, तुम? ये एक पतला दुबला और करीब 6.5 फुट लंबा आदमी था। उसने काला कोट और काली पतलून पहने हुई थी और उसके होंठ मोटे, काले और भद्दे थे। आंखें किसी नशे के कारण सुर्ख और डरावनी सी दिख रही थी। अनूप की तरफ घूरता हुआ वो बड़े ही जहरीले अंदाज से मुस्कुरा रहा था। अनूप ने चीखते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाब में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसका हाथ उसके कोट की जेब में गया और जब वो बाहर आया तो उसमें एक संतरा दबा हुआ था। उस संतरे को देखते ही अनूप के चेहरे का रंग बिल्कुल पूरी तरह से उड़ गया। उस आदमी ने संतरे को हवा में उछाला, फिर लपका, फिर उछाला, फिर लपका और फिर बार बार ऐसे ही करता हुआ अनूप की तरफ बढ़ने लगा। मैं कभी उस आदमी को देख रही थी और कभी अनूप को। अनूप की नजरें संतरे पर टिकी थी और उसे डर से कांपते हुए देखकर मैं बुरी तरह से हैरान थी। अनूप गिड़गिड़ा उठा, प्लीज प्लीज ये संतरा अपनी जेब में रख लो। वो आदमी एक भयानक हंसी हंसा। तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर उसने संतरा अपनी जेब में रख लिया। कहाँ? जहां मैं कहूं। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहा हूं। बकवास मत करो। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं इस संतरे को यहीं छीलना शुरू कर दूंगा और फिर इसकी फांकें बिखर जाएंगी। अनूप पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। विभा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूं। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन अनूप ने मुझे रोक दिया और कहा, प्लीज विभा, इस वक्त कोई सवाल मत करो। वापस आकर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूं। इसके बाद वो इतनी तेजी से हॉल का दरवाजा पार करके निकल गए कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी सोचती रही कि ये अचानक क्या हुआ था। करीब 1 घंटे के बाद यानी 4:30 बजे वे तेजी से हॉल में दोबारा दाखिल हुए। इस बार वो संतरे वाला आदमी उनके साथ नहीं था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में थे, बहुत ही ज्यादा परेशान। उनको देखकर मैंने जो ढेरों सवाल किए उनका कोई जवाब दिए बिना उन्होंने मुझसे सपाट शब्दों में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो विभा, मैं उस कमरे में जा रहा हूं। 3.5 घंटे तक मुझे उस कमरे में एक जरूरी काम करना है। याद रहे, तुम या दूसरा कोई भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ऐसा आपको क्या काम है? देखो, फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर दिमाग ने मेरा साथ दिया तो 3.5 घंटे के बाद इस कमरे से निकलकर सारी बात तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। एक एक पल कीमती है। और मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना विभा, 3.5 घंटे से पहले किसी भी हालत में मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, चाहे आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने उस कमरे के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। और तब से अब तक 3 घंटे से कुछ ज्यादा समय हो चुका है वो उसी कमरे में बंद हैं। विभा की इस छोटी सी कहानी ने हमें बुरी तरह से हैरान कर दिया। हम भौचक्के से कई देर तक खड़े सोचते ही रह गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। विभा की कहानी के मुताबिक जो सवाल संतरे वाले आदमी के आने के बाद से पैदा हुए थे उनका जवाब सिर्फ अनूप ही दे सकता था और वो कमरे में बंद था। मैंने नजरें उठाकर घड़ी की तरफ देखा। 7:40 हो चुके थे, यानी पर्दा उठने में बस 20 मिनट बाकी थे। लेकिन वो 20 मिनट हमें 20 युगों जैसे लगे। मैंने अचानक विभा से एक सवाल किया, एक बात बताओ विभा, कॉलेज के दिनों में मैंने तुम्हारे अंदर एक बड़ा ही विलक्षण गुण देखा था। तुम किसी भी आदमी को देखते ही उसके पेशे, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी आदतों वगैरह के बारे में बिल्कुल सही सही बता देती थी। क्या अब भी तुम्हारे अंदर वो क्षमता है? वो कोई अद्भुत क्षमता नहीं थी वेद। किसी भी व्यक्ति को ध्यान से अगर देखा जाए तो उसके चाल ढाल, रंग रूप के बारे में सोचकर उसके बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। हाँ, वही। क्या तुम आज भी ऐसा कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। तो फिर उस संतरे वाले आदमी के बारे में कुछ बताओ विभा। वो किस तरह का आदमी था? उसकी आर्थिक स्थिति, पेशा, आदतें वगैरह क्या तुम बता सकती हो कि वो किस तरह का काम करने वाला रहा होगा? उसी के बारे में तो सोच सोचकर मैं ज्यादा चिंता में पड़ी हुई हूं वेद। निश्चित रूप से वो आदमी कोई गुंडा था,
बहुत ही निम्न स्तर का। वो किसी भी लूट में शामिल होने से लेकर कत्ल तक कर सकता था। मधु ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन ऐसा तुम किस आधार पर कह सकती हो? उसके चेहरे पर जो कठोरता मौजूद थी वो ये बता रही थी कि वो आदमी कत्ल कर सकता है। उसकी चाल बता रही थी कि वो गुंडा है। अनूप को धमकी देते वक्त उसके होठों पर जो मुस्कान आ रही थी वो सिर्फ पेशेवर ब्लैकमेलर के होठों पर ही उभर सकती है। उसने कीमती काला सूट पहना था जो उसके पैसे वाला होने का सबूत था, लेकिन असल में वो पैसे वाला था नहीं। उसने कीमती सूट तो जरूर पहना था, लेकिन उसके बाएं हाथ में जो घड़ी थी वो बहुत ही सस्ती थी। इससे जाहिर होता है कि असल में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छे कपड़े पहनकर वो सिर्फ पैसे वाला होने का दिखावा कर रहा था। उसके हाथ पैरों से समझ आ रहा था कि वो कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं करता, और दिमाग उसमें था नहीं, इसलिए दिमागी काम भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरह का मेहनत का काम नहीं करता, बल्कि हराम की कमाई खाता है। कमाल है विभा, तुम किसी भी आदमी को देखकर उसके बारे में इतना कुछ बता सकती हो। मधु का स्वर हैरानी में डूबा हुआ था। सिर्फ मैं ही नहीं मधु, कोई भी व्यक्ति किसी को देखकर इतना ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बता सकता है। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि इस बारे में गहराई से सोचा जाए। अच्छा, क्या तुम ये भी बता सकती हो विभा कि मिस्टर अनूप उसे देखकर इतना डर क्यों गए थे? जाहिर है कि वो उस आदमी को पहले से ही जानते थे, और संतरे वाला आदमी उनके जीवन के किसी ऐसे भेद से वाकिफ है जिसे वे किसी अन्य को नहीं बताना चाहते, और उस भेद का संबंध किसी न किसी रूप में संतरे से है। संतरे से किसी भेद का भला क्या संबंध हो सकता है? मैंने कहा। अब ये बात तो अनूप ही बता सकते हैं। इतना कहने के बाद विभा की नजरें घड़ी की तरफ उठ गईं। अभी 7:45 बजे थे। हमारे बीच एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा इतना जबरदस्त था कि वॉल क्लॉक की टिक टिक साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम तीनों ही अपने अपने विचारों में गुम थे। सबके दिमाग में एक जैसे ही सवाल कौंध रहे थे। घड़ी की सुइयां बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और हमारे दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहे थे। समय बीतने के साथ साथ हमारे दिलों की धड़कनें और बेचैनी बढ़ती चली गई। अनूप को उस कमरे में बंद हुए 3.5 घंटे पूरे होने ही वाले थे। किसी तरह से वो तनावपूर्ण क्षण गुजरे तो 3.5 घंटे भी गुजर गए और वॉल क्लॉक ने टनटनाना शुरू किया। घंटा 8 बजे का संदेश दे रहा था। बड़ी उम्मीद भरी नजरों से हमने बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा कि तभी सारे मंदिर में फायर की एक जोरदार आवाज गूंज गई, और फायर की ये आवाज उसी बंद कमरे के भीतर से आई थी। उछल पड़ने के से अंदाज में हम तीनों एक झटके के साथ खड़े हो गए। एक भयानक आशंका से हमारे दिल कांप उठे, रोंगटे खड़े हो गए और धड़कनें जैसे रुक गईं। हम तीनों ही उस दरवाजे पर झपटे। अब कमरे के अंदर खामोशी छा चुकी थी। पूरे मंदिर में कोहराम सा मच गया था। पागल से होकर हम तीनों जुनूनी अवस्था में बंद दरवाजे को झंझोड़ने लगे और साथ ही अनूप का नाम ले लेकर चिल्लाने लगे, लेकिन अंदर से हल्की सी भी आहट नहीं उभरी। तब तक मंदिर के ढेर सारे सेवक वहां जमा हो चुके थे। विभा ने चीखकर सेवकों को दरवाजा तोड़ डालने का हुक्म दिया। सेवक दरवाजे पर झपट पड़े। धड़ाम धड़ाम की आवाजें गूंजने लगी और कुछ देर के बाद एक धमाके के साथ दरवाजा टूटकर कमरे में जा गिरा। हम तीनों तुरंत कमरे के अंदर लपके। कमरे में दाखिल होते ही विभा के हलक से एक चीख उबल पड़ी। नहीं! मेरे भी होश उड़ गए और टांगें कांपने लगी। मधु का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भी मेरी तरह खौफ ही खौफ नजर आ रहा था। चीखती हुई विभा कमरे के फर्श पर लुढ़क गई। फर्श पर पागलों की तरह अपना सिर पटकते हुए वो जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। सामने कुर्सी पर अनूप की लाश पड़ी हुई थी। घबराकर मैंने मधु को इशारा किया। वो कुछ सेवकों के साथ मिलकर विभा को संभालने की कोशिश करने लगी। मैं धीरे से अनूप की लाश की तरफ बढ़ा। लाश एक मेज के पीछे कुर्सी पर थी। कुर्सी पर बैठे अनूप का सिर मेज पर टिका हुआ था। दाएं हाथ में रिवॉल्वर, दाएं कनपट्टी पर गोली का सुराख, और सुराख से गर्म गाढ़ा खून अभी तक बह रहा था। मेज की चमकदार सनमाइका उससे भीगती जा रही थी। उसके पास ही मेज पर एक खुला हुआ पेन और एक कागज पड़ा था। दाईं तरफ फोन रखा था, लेकिन उसका रिसीवर क्रेडल पर नहीं था। वो मेज से नीचे हवा में झूल रहा था। हॉल में रखे फोन से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सारे सेवक दहाड़े मार मार कर रोने लगे थे। पूरे मंदिर में बड़ा ही करुणाजनक रुदन गूंज रहा था। मेरा दिल भी फूट फूट कर रोने के लिए मचल उठा,
जबड़े भींचकर मैंने सख्ती से अपने रोने की इच्छा को दबाया और आगे बढ़ा। मधु विभा को संभालने में लगी थी। मैं अभी टेबल के पास पहुंचा ही था कि अचानक विभा की गुर्राहटदार चीख ने मुझे रोक दिया। नहीं वेद, उनकी लाश को हाथ मत लगाना। मैंने चौंक कर विभा की तरफ देखा और दंग रह गया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। उसका सारा श्रृंगार धुल चुका था और अचानक आश्चर्यजनक तरीके से जैसे वो रोना भूल गई थी। उसकी आंखें अनूप की लाश पर टिकी थीं और उसे देखते देखते विभा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त, खुरदुरा और कठोर होता चला गया। रोना भूलकर वो स्थिर कदमों से मेज की तरफ बढ़ी। बहुत ही ध्यान से उसने वहां मौजूद सारी चीजों को देखा। अंत में उसकी नजरें खुले पेन के पास पड़े उस कागज पर स्थिर हो गईं, जिस पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। मैंने भी ध्यान से उस आकृति को देखा। कागज पर उसके ऊपर एक वाक्य लिखा था जो इस प्रकार था। 3.5 घंटे की कोशिश के बावजूद, क्योंकि मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका हूं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ ये आकृति है, अन्य कोई नहीं। इस वाक्य को पढ़कर मेरी तो बुद्धि ही चकरा गई। शायद विभा ने भी उसे पढ़ लिया था और उसने झपटने वाले अंदाज में उस कागज को उठा लिया। बड़े ही गौर से उसने उस आकृति को देखा। ये आकृति इस प्रकार थी। इस आकृति को देखकर विभा की आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ती चली गईं। शायद वो उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी। कोशिश तो मैं भी यही कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर ये वाक्य अनूप ने ही लिखा था तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। 3.5 घंटे से इस कमरे में बंद होकर क्या अनूप इसी आकृति का अर्थ निकालने में बिजी था? और अगर वो अर्थ नहीं निकाल सका तो इसमें आत्महत्या करने की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? ये एक बड़ी ही अजीब सी उलझन थी। ठीक उसी समय मंदिर में भारी बूटों की आवाज गूंज उठी। 4-5 पुलिस वालों के साथ इंस्पेक्टर त्रिवेदी कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर अजीब सी वेदना भरी कठोरता उभर आई। उसने सिर से कैप उतार ली और उसे बगल में दबाकर टेबल की तरफ बढ़ा। पेट्रोल पर दौड़ने वाली आग की तरह अनूप की मौत का समाचार पूरे जिंदलपुरम में फैल गया। जिसने सुना वही हैरान रह गया, हक्का बक्का अवाक सा। जिंदल परिवार से संबंधित फैक्ट्रियों, मिलों और दूसरे व्यापारिक संस्थानों का तो चक्का जाम ही हो गया। साथ ही जिंदलपुरम में मौजूद बाजार और ऑफिस सभी बंद हो गए। सभी लोग मंदिर की तरफ उमड़ पड़े। ये ठीक वैसा ही वातावरण था जैसा किसी भी देश में किसी लोकप्रिय नेता के निधन पर होता है। गरीबों का मददगार, दुखियों का साथी और एक आदर्श युवक के रूप में अनूप जिंदल जिंदलपुरम के हर निवासी के दिल में वास करता था। हर आंख में आंसू थे और हर चेहरे पर दर्द था। दुख में डूबी ये भीड़ मंदिर में घुसना चाहती थी और भीड़ को काबू करने के लिए पास के महानगर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स जिंदलपुरम बुलानी पड़ी थी। मंदिर के अंदर आईजी पुलिस तक की रेंज के अधिकारी आ चुके थे। पुलिस के फोटोग्राफर लाश और दुर्घटना वाले कमरे के फोटोज ले रहे थे और फिंगरप्रिंट्स वाले अपना काम कर रहे थे। पोस्टमार्टम विभाग के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। बहुत सी औरतों से घिरी विभा हॉल के एक कोने में बैठी सिसक रही थी और मैं हॉल के दूसरे कोने में खड़ा दुख भरी नजरों से उसे देख रहा था। अचानक ही आईजी साहब मेरे पास आए और उन्होंने मेरा परिचय और जिंदलपुरम आने का उद्देश्य वगैरह पूछा। बिना कुछ भी छिपाए मैंने सब कुछ बता दिया। सुनने के बाद उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। फिर जेब से वो कागज निकालकर उन्होंने मुझे दिखाते हुए कहा, ये कागज हमें लाश के पास से मिला है। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ। क्या इस पर लिखा वाक्य मिस्टर अनूप ने ही लिखा था? जी, ये तो मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले मिस्टर अनूप की राइटिंग को कभी नहीं देखा। ओह, इतना कहकर वो चुप हो गए। फिर उन्होंने मधु को बुलवाया और उससे भी वही सब सवाल किए। जवाब भी ठीक वही थे जो मैंने दिए थे। इसके बाद उन्होंने विभा का बयान लेने की इच्छा जाहिर की। बहुत से लोगों की ये राय थी कि उस वक्त वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन विभा खुद ही आगे बढ़कर बयान देने के लिए आ गई। विभा और आईजी साहब एक कमरे में चले गए। मैं उस वक्त नहीं जान सका था कि कमरे के अंदर क्या बातें हुईं, लेकिन बाद में विभा से जो कुछ पता चला वो इस तरह था। विभा से भी आईजी साहब को करीब करीब वही कहानी सुनने को मिली जो वो हमसे पहले ही सुन चुके थे। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने यहाँ आने वाले मेहमानों पर कोई शक है? जी नहीं आईजी साहब, उनका इस सब से कोई संबंध नहीं है, विभा ने कहा। ओह, अच्छा ये बताइए कि क्या इस कागज पर यह वाक्य आपके पति ने ही लिखा है? जी हाँ, मैं उनके हाथ से लगाए गए दशमलव को भी एक ही नज़र में देखकर पहचान सकती हूँ और उसी आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ
कि ये वाक्य तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये जो आकृति बनी हुई है ये उन्होंने नहीं बनाई। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस पेन से वाक्य लिखा गया है आकृति को भी उसी पेन से बनाया गया है, और ये पेन वही है जो मेज पर से आपको मिला है। क्या वो पेन मिस्टर अनूप का ही था मैम? जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी और आदमी ने मिस्टर अनूप से पेन लेकर कागज पर ये आकृति बनाई। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की होगी? निश्चित ही इस आकृति का अर्थ ना समझ में आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। हम कुछ समझे नहीं बहुरानी, आप क्या कह रही हैं? देखिए आईजी साहब, आत्महत्या उन्होंने की नहीं है बल्कि उनसे जबरदस्ती कराई गई है, और इसी वजह से मैं इसे आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला समझती हूँ। मेरे पति की हत्या की गई है। किसी को आत्महत्या के लिए विवश करना हत्या करना ही होता है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी की हत्या करने का ये एक नया तरीका है। आपकी बातों ने तो मुझे हैरत में डाल दिया है बहुरानी। जाहिर है कि मुजरिम ने उनसे इस आकृति का अर्थ पूछा। अर्थ निकालने के लिए उनको 3.5 घंटे का समय दिया, और 3.5 घंटे में इसका अर्थ ना बता पाने की सूरत में मुजरिम ने उनको संतरे से संबंधित भेद खोलने की धमकी दी, और शायद वो भेद इतना गहरा था कि उन्होंने उसके खुलने से पहले ही मर जाना बेहतर समझा। कमाल है। क्या आप शादी से पहले कहीं डिटेक्टिव रह चुकी हैं? जी नहीं आईजी साहब, मैंने सिर्फ LLB पास की है। मुझे मुजरिमों की हिस्ट्री और उलझे हुए मर्डर केसों की फाइलें पढ़ने का शौक रहा है। LLB के 2nd ईयर में मेरे एक साथी छात्र का मर्डर हो गया था। तब उस वक्त मैंने उस केस की कुछ तहकीकात की थी, और अब मैंने कसम खाई है कि उनके हत्यारे को मैं खुद तलाश करके अपने हाथों से उससे बदला लूंगी। आईजी को लगा कि विभा भावुक हो रही है, इसलिए वो तेजी से बोले, क्या आप दोबारा सामने आने पर उस संतरे वाले आदमी को पहचान सकती हैं? करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ मैं उसे। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ। मुजरिम आपके पति से ही इस आकृति का अर्थ क्यों पूछना चाहता था, किसी और से क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब मिलते ही तो मुजरिम खुद ही बेनकाब हो जाएगा। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि मुजरिम ने ये पहेली हल करने के लिए 3.5 घंटे का ही समय क्यों दिया? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती आईजी साहब। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, आईजी ने पूछा। आप ये कागज देख चुकी हैं, इस वक्त भी देख रही हैं। क्या आप इसके ऊपर बनी पहेली को हल कर सकती हैं? फिलहाल तो नहीं कर पाई हूँ। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी एक फोटोकॉपी कराकर मेरे पास भिजवा दीजिएगा। आईजी साहब विभा को देखते ही रह गए। उनके चेहरे के भाव पढ़ते हुए विभा ने कहा, आप ये सोचकर हैरान है ना कि एक ऐसी पत्नी जिसके पति की मृत्यु कुछ देर पहले ही हुई है, लाश अभी तक उस कमरे में पड़ी है, आपको बयान देने के लिए तैयार कैसे हो गई, बल्कि बयान से आगे की भी बातें कैसे कर रही है? इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक ही है आईजी अंकल। ये सारी बातें करने की ताकत उन्होंने ही मुझे दी है। उस कमरे में पड़ी उनकी लाश ने, उसी ने चीख चीख कर मुझसे कहा है कि विभा, तुझे साधारण पत्नी की तरह सिर्फ रो बिलख कर या हत्यारे को गालियां देकर ही संतोष नहीं कर लेना है। तुझे हत्यारे को तलाश करना है, उसे सजा देनी है। बस उनकी लाश की उसी चीख ने मुझे ताकत दी है आईजी साहब। विभा की बातें सुनकर आईजी साहब के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई, और चाहकर भी वे इससे आगे कुछ नहीं बोल सके। कुछ देर बाद पुलिस कार्रवाई के पूरा हो जाने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारियां होने लगीं। औरतों के बीच में विभा गुमसुम सी बैठी थी। किसी बुजुर्ग औरत ने उसे सफेद ब्लाउज और सफेद साड़ी पहना दी थी, विधवाओं वाला लिबास। विभा को उस रूप में देखकर मेरी आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पोस्टमार्टम विभाग के 2 आदमी शव के स्ट्रेचर को उठाए हॉल से गुजरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े, और हॉल में मौजूद सारे लोगों के मुंह से सिसकियां फूट पड़ीं। उसी वक्त अचानक विभा को न जाने क्या हुआ, वो एक झटके से खड़ी हो गई और कड़े स्वर में बोली, ठहरो। सभी लोग चौंक पड़े, सभी की निगाहें उसी के ऊपर जाकर टिक गईं। विभा ने अगला आदेश दिया, स्ट्रेचर को वहीं रख दो। फिर लाश के पास जाकर उसने एक झटके से उसके ऊपर की चादर खींच ली। लोगों के मुंह से चीखें उबल पड़ीं, लेकिन विभा उन सबसे बेखबर पागलों की तरह अनूप की जेबें टटोल रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या तलाश कर रही है। जानना सभी चाहते थे, लेकिन सवाल करने का साहस किसी में नहीं था। तलाशी लेने के बाद वो घूमी और गुर्राते से स्वर में आईजी साहब से बोली, क्या आप में से किसी ने इनकी तलाशी ली है? नहीं तो,
ओह! इतना कहने के साथ विभा की आंखें सिकुड़ गईं। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। आईजी साहब ने उससे पूछा, लेकिन आप मिस्टर अनूप की जेबों में क्या तलाश रही हैं बहुरानी? सॉरी आईजी साहब, वो मेरी एक पर्सनल चीज थी जिसके बारे में मैं किसी को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी उस चीज का हत्यारे से कोई संबंध नहीं है। अब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। और उस वक्त तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हॉल में मौजूद सभी लोग चकित और अवाक से देखते रह गए जब स्ट्रेचर के बाहर जाते ही विभा बड़ी तेजी से मेरे पास आई और बोली, मेरे पीछे उस कमरे में आओ वेद। मैं सकपका सा गया, जबकि वो एक पल के लिए भी ठिठके बिना आगे बढ़ गई। उसका रुख उस कमरे की तरफ था जिसमें उसने आईजी से बातें की थी। पहले तो मैं हक्का बक्का सा खड़ा रहा, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे लपका। इस वक्त वो मुझे उसी मूड में नजर आ रही थी जिस मूड में वो उस छात्र की हत्या की तफ्तीश करते वक्त थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा, उसने घूमकर कहा, दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दो वेद। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें इस कमरे में क्यों बुलाया है? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं उनकी जेबों में क्या चीज ढूंढ रही थी। मेरे चेहरे पर जिज्ञासा के भाव उभर आए। देखो वेद, उस चीज के बारे में मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं। किसी और को बताने से हाथ में आया हुआ एक क्लू बेकार हो सकता है। इस वक्त यहाँ पर शायद एक तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे और साथ ही मेरी मदद भी करोगे। मुझसे जो भी संभव होगा मैं हर मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। कुछ कहने के लिए विभा ने मुंह खोला ही था कि बंद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का सूट बूट वाला आकर्षक सा व्यक्ति खड़ा था। उसने बड़े ही सम्मानजनक ढंग से विभा का अभिवादन किया। क्या बात है सावरकर अंकल? विभा ने उससे पूछा। बहुरानी, मालिक का कहीं भी पता नहीं लग रहा है। क्या मतलब? विभा उछल सी पड़ी। जी बहुरानी, हम सब हैरान हैं। वो मंदिर में कहीं पर भी नहीं है। हालांकि सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने हर फैक्ट्री के ऑफिस में फोन किया, वे कहीं पर भी नहीं है। शायद वे पूरे जिंदलपुरम में ही नहीं है, वरना तो अभी तक मंदिर में पहुंच चुके होते। मैंने सभी से पूछा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनको पिछले 6-7 घंटे से देखा हो। विभा का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना तो मैं समझ ही गया था कि सावरकर नाम का ये आदमी इस परिवार का कोई खास कर्मचारी है और ये बातें अनूप के पिता गजेंद्र बहादुर के बारे में हो रही हैं। सावरकर की बातों से मेरा भी माथा ठनका। विभा अपने आप से ही जैसे बड़बड़ा उठी। अजीब बात है, बाबूजी भला कहाँ चले गए? आप ऐसा कीजिए सावरकर अंकल, सारे स्टाफ को बाबूजी की तलाश में लगा दीजिए और पुलिस को भी उनके गुम होने की सूचना दे दीजिए। ठीक है बहुरानी। अच्छा ये बताइए सावरकर अंकल, क्या आपने कभी अनूप बाबू के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका कद करीब 6.5 फीट लंबा हो, पतला दुबला, काले मोटे और भद्दे होठों वाला ऐसा आदमी जिसकी आंखें अक्सर नशे की वजह से लाल रहती हों? जी नहीं बहुरानी, ऐसे हुलिये के आदमी को तो मैंने उनके साथ कभी नहीं देखा। लेकिन क्या? अनूप बाबू द्वारा आत्महत्या की खबर सुनकर मैं आज फिर से भौचक्का रह गया। फिर से क्या मतलब है आपका? विभा ने पूछा। दरअसल ऐसा ही आज से 4 साल पहले हुआ था, जब मैंने इसी तरह अचानक ऑफिस में बैठे हुए अलका बेटी के आत्महत्या करने की खबर सुनी थी। लेकिन फिर मैंने और मेरी तरह शायद दूसरे लोगों ने भी यही सोचा कि अलका बेटी युवा थी, सुंदर थी, संभव है उसे किसी युवक से प्यार हो गया हो। उसने अपने प्यार की बात मालिक और छोटे मालिक को बताई हो और उन्होंने उस लड़के से अलका की शादी करने से इनकार कर दिया हो और शायद इसी गम में अलका बेटी ने आत्महत्या कर ली हो। क्या आपके ऐसा सोचने के पीछे कोई आधार था? विभा ने पूछा। ऐसा तो कोई आधार नहीं था जिसे सबूत कहा जा सके। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा बहुरानी, लेकिन अक्सर यही होता है कि जब कोई जवान लड़की आत्महत्या कर ले और पुलिस और जासूसों की लाख कोशिश के बाद भी वजह का पता न लगे, तो लोग अक्सर यही सोचने लगते हैं कि कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर रहा होगा। उस वक्त ऐसा सोचकर बहुत से लोगों ने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली थी, और सच कहूं तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने अपने आप से ही ये सोच लिया था कि बड़े मालिक और छोटे मालिक अलका की आत्महत्या की वजह जानते होंगे, सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर उसे प्रचारित नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन आज अनूप बाबू के आत्महत्या करने से मेरी और शायद मेरे जैसे सैकड़ों और लोगों की उस धारणा का पूरी तरह से खंडन हो गया है। लेकिन इस घटना का संबंध आप उस आत्महत्या से कैसे जोड़ रहे हैं? विभा ने पूछा।
लगता है कि जिंदल परिवार के लोगों को आत्महत्या करने का जुनून सवार हो गया है बहुरानी। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? जिंदगी से निराश होकर। और लोग निराश क्यों होते हैं? किसी अभाव की वजह से या अचानक लगे किसी शौक से। लेकिन भला जिंदल परिवार के लोगों को क्या अभाव हो सकता है या उन्हें क्या शौक लग सकता है? और खास तौर से यदि छोटे मालिक की जिंदगी के बारे में सोचा जाए तो दूर दूर तक आत्महत्या की कोई वजह नजर नहीं आती। दुनिया की हर चीज उनके सिर्फ एक इशारे पर उनके कमरे में हाजिर हो सकती थी। आपके जैसी पत्नी थी उनकी, और सुना है 7-8 महीने बाद नन्हे मालिक भी आने वाले हैं। ऐसी ढेर सी खुशियों से घिरा व्यक्ति भला आत्महत्या करने की क्यों सोचेगा? नहीं बहुरानी, दूर दूर तक भी कोई वजह नहीं है जिसे सोचकर हम उसी तरह खुद को भ्रमित कर लें जिस तरह अलका बेटी के आत्महत्या कर लेने पर कर लिया था। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदल परिवार के लोगों को आत्महत्या करने की बीमारी हो गई है। विभा ने खुद को भावुक होने से रोकते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। खैर, आप जाइए और जल्दी से बाबूजी का पता लगाने की कोशिश कीजिए। उसके जाने के बाद विभा कुछ देर ख्यालों में गुम खड़ी रही। मेरे टोकने पर उसने कहा, सावरकर अंकल की बातों से मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी खलबली हो गई है वेद। अनूप कभी भी भावुक नहीं होते थे, लेकिन अक्सर उस वक्त भावुक हो जाते थे जब अलका का जिक्र आता था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी के 3 साल पहले ही अलका ने आत्महत्या कर ली थी। जब मैं उनसे कभी पूछती कि अलका ने ऐसा क्यों किया, तो वे बड़ी मायूसी से कहा करते थे कि काश उन्हें इस बारे में कुछ पता होता। काश वो जान सकते कि उस बेवकूफ ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उसके दिल का दर्द नहीं जान पाया था। सावरकर अंकल की बात ठीक ही थी। किसी जवान लड़की के आत्महत्या का कारण पता न लगने पर लोग अक्सर यही सोच लेते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस घटना को उन्होंने इस आत्महत्या से क्यों जोड़ा। मेरे हिसाब से ये आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हत्या का मामला है वेद। उनकी मेज पर रखे फोन का रिसीवर क्रेडल पर नहीं था। जाहिर है कि मरने से कुछ ही पल पहले उन्होंने किसी से बात की थी। अब सवाल ये है कि किससे और क्या। ये भी तो हो सकता है विभा कि किसी ने अनूप को फोन किया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम कमरे के बाहर हॉल में ही बैठे थे। अगर किसी ने उन्हें फोन किया होता तो घंटी की आवाज हमें जरूर सुनाई दी होती। इसलिए जाहिर है कि किसी ने उन्हें फोन नहीं किया, बल्कि खुद उन्होंने ही किसी को फोन किया था। और इस सारे झमेले में मैं कुछ इस तरह से फंस गई कि बाबूजी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्या ये बात बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है वेद कि ऐसे समय में बाबूजी गायब हैं? सिर्फ आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि रहस्यपूर्ण भी है, मैंने कहा। बिल्कुल, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये मामला बहुत गहरा है। बाबूजी का गायब होना वाकई मुझे चिंतित कर रहा है। कहीं वो किसी किस्म के खतरे में ना फंस गए हों। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, अच्छा तुम मुझे ये बताने वाली थी ना कि लाश की जेब में तुम क्या ढूंढ रही थी? ओह हाँ, सॉरी, वो बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई। मैं दरअसल एक हेयर पिन ढूंढ रही थी। हेयर पिन? हाँ, हेयर पिन। इससे पहले कि विभा आगे कुछ कहती, कमरे का ढुलका हुआ दरवाजा भड़ाक की आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर खड़ा सावरकर हाँफ रहा था और उसका चेहरा फक्क था और रंग बुरी तरह से उड़ा हुआ था। बदहवासी की सी हालत में उसने कहा, मालिक मिल गए हैं। कहाँ हैं बाबूजी? वो ठीक तो है ना? नहीं बहू रानी। क्या मतलब? क्या हुआ है उन्हें? विभा की कांपती आवाज गूंजी। मालिक बेहोश हैं बहू रानी। क्या? लेकिन कहाँ? वो हैं कहाँ? इस वक्त वो हरिकेश बहादुर अस्पताल में हैं। अभी अभी भारत शुगर मिल के जनरल मैनेजर मिस्टर एस रामानाथ का फोन आया था। वो हरिकेश हॉस्पिटल से बोल रहा था। उसने बताया कि मालिक रुक्मिणी पार्क में बेहोश अवस्था में पड़े मिले। उसने उनको वहां से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये बात कोई नहीं जानता कि वो कब और कैसे बेहोश हुए। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसके बाद वे कुछ बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ था। जल्दी कीजिए सावरकर अंकल, हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। कुछ देर बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी लोगों की भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में एक तरफ भारत शुगर मिल का जनरल मैनेजर एस रामानाथन भी खड़ा था। वो एक पतला दुबला, तोते जैसी नाक, सांवले रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाला करीब 5 फुट 6 इंच लंबा युवक था। उसकी आयु करीब 30 साल रही होगी। विभा ने सबसे पहले उसी से बात की। वो केवल इतना ही बता पाया कि अपनी गाड़ी से रुक्मिणी पार्क के सामने से गुजरते वक्त उसने पार्क में कुछ लोगों की भीड़ देखी। तभी एक आदमी ने हाथ के इशारे से उसे कार रोकने के लिए कहा। उसने कार रोक ली। तब उस आदमी ने बताया
कि पार्क में गजेंद्र बहादुर बेहोश पड़े हुए हैं। सुनकर वो चौंक पड़ा, भागकर वहां गया और उसने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद मंदिर फोन किया। अब तक हॉस्पिटल में पुलिस और खुद आईजी भी पहुंच चुके थे। सभी एक तरफ हाथ बांधे खामोश खड़े थे। सभी को गजेंद्र बहादुर के होश में आने का इंतजार था। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उसने बताया कि गजेंद्र बहादुर को होश आ गया है, लेकिन साथ ही ये भी कि अभी उनकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है और उन्हें अनूप की मौत की खबर ना दी जाए। इस पर विभा ने कहा कि वो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगी और वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे टोकते हुए उसकी साड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, लेकिन बहुरानी, आपका लिबास। विभा एकदम से ठिठक कर रुक गई। उसने बेबसी में अपने दाएं हाथ का घूंसा बहुत जोर से अपनी बाईं हथेली पर मारा। उसकी इस हालत पर सभी लोगों के दिल में दर्द उमड़ आया। फिर विभा ने ही डॉक्टर से पूछा, अच्छा ये बताइए डॉक्टर, होश में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं? वो बार बार अनूप बाबू के बारे में पूछ रहे हैं बहुरानी, कह रहे हैं कि उनको उनसे मिलाया जाए। ओह, इसका मतलब बाबूजी को अनूप के बारे में जरूर कुछ शक है। वो जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन ये कैसे पता लगे कि वो क्या जानते हैं? कुछ पल सोचने के बाद विभा तेजी से आईजी की तरफ बढ़ी और उनसे बोली, आईजी अंकल, मुझे लगता है कि बाबूजी अनूप के हत्यारे के बारे में जरूर कुछ जानते हैं। प्लीज आप अंदर जाइए और उनका बयान लीजिए। आईजी साहब अंदर चले गए और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अभी 5 ही मिनट बीते होंगे कि अचानक विभा को जैसे कुछ याद आया। वो तेजी से फोन की तरफ बढ़ी और रिसीवर उठाकर उसने कोई नंबर डायल किया। उधर से फोन उठाए जाते ही वो बोली, हेलो, मैं विभा बोल रही हूँ, जिंदलपुरम की बहुरानी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, मुझे ये पता करना है कि 8 बजे से 1, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट पहले मंदिर से मिस्टर अनूप ने फोन पर किसी से कुछ बातें की थीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो फोन कहाँ किया गया था और क्या बातें हुई थीं? दूसरी तरफ से फिर से कुछ कहा गया। विभा ने कहा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पता करके मुझे इस फोन नंबर पर बताइए। मैं अभी यहीं पर हूँ। ये नंबर हरिकेश बहादुर हॉस्पिटल का है। नंबर बताने के बाद उसने फोन वापस रख दिया। सबकी धड़कनें जैसे बढ़ती ही जा रही थीं। 5 मिनट और गुजर गए और आईजी साहब अभी तक कमरे के अंदर ही थे। तभी फोन की घंटी बजी और विभा ने तुरंत आगे बढ़कर फोन उठाया। कुछ देर तक उधर से बोलने वाले की बात सुनने के बाद उसने थैंक्स कहकर रिसीवर रख दिया। इधर उसने रिसीवर रखा और उधर कमरे का दरवाजा खुला। क्या बाबूजी ने कुछ बताया आईजी अंकल? विभा ने उनसे पूछा। जी हाँ बहुरानी, उनका कहना है कि उस वक्त करीब 2:30 बजे थे जब वो अपनी गाड़ी से कपड़ा मिल से शुगर फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। चैपलिन रोड पर एक आदमी ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने के लिए कहा। वो आदमी 6.5 फुट लंबा और दुबला पतला था और उसकी आंखें लाल थीं और होठ काले मोटे और भद्दे थे और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। ओह, ये तो उसी संतरे वाले आदमी का हुलिया है, विभा ने कहा। जी हाँ, उस आदमी ने उनसे लिफ्ट मांगी और उनसे कहा कि उसे सुभाष चंद्र बोस मार्ग तक जाना है क्योंकि वहां हॉस्पिटल में उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। जिंदल साहब ने उसकी परेशानी को समझते हुए उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठने के कुछ पल बाद ही उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उनकी कनपटी पर रख दिया। फिर उनको ड्राइविंग सीट से हटाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके बाद उसने रिवॉल्वर के दस्ते से इनकी कनपटी पर वार किया और वो बेहोश होकर सीट पर ही लुढ़क गए। होश आने के बाद उन्होंने खुद को 3 कमरों वाले फ्लैट के एक कमरे में कुर्सी पर बंधे पाया। उनके चेहरे पर पानी डालकर उन्हें होश में लाया गया था। सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उनसे लिफ्ट ली थी। इस वक्त उसके चेहरे पर दरिंदगी छाई थी और वो ठहाके मार मार कर हंस रहा था। जिंदल साहब ने उसके इस व्यवहार की वजह जाननी चाहिए तो उसने सिर्फ यही कहा कि कुछ देर बाद उनको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो आदमी वहां से बाहर चला गया। करीब 3:45 बजे वो फिर से कमरे में आया और इस बार उसके साथ अनूप साहब भी थे। अनूप और जिंदल साहब एक दूसरे को आमने सामने देखकर बुरी तरह चौंक पड़े। अनूप ने तेजी से दौड़कर अपने पिता के बंधन खोलने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उनके ऊपर रिवॉल्वर तान दिया। गुस्से में अनूप चिल्लाए, इस हरकत का क्या मतलब है जोगा? ओह, तो उस संतरे वाले आदमी का नाम जोगा था, विभा ने कहा। जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अनूप की बात के जवाब में वो आदमी सिर्फ हंसता रहा और फिर बोला, यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ यही दिखाने के लिए लाया था। उम्मीद है कि अब तुम सारे हालात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ा और उसने अनूप की जेब से उसका पेन निकाल लिया। फिर अपनी जेब से एक कागज निकालकर उसके ऊपर एक आकृति बनाई और उसे अनूप को देते हुए बोला, ये एक पहेली है।
और इस पहेली को तुमको हल करना है। इसे हल करने के लिए तुमको सिर्फ 3.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और अगर तुम इस बीच उस पहेली को हल नहीं कर सके तो तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के सामने संतरा भी छील दिया जाएगा। नहीं जोगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अनूप ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वे जानते थे कि उस आदमी से कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए अगले ही पल वो गिड़गिड़ाने लगे। देखो जोगा, ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन उस हालत में तुमको आत्महत्या करनी होगी। क्या तुम पागल हो गए हो? चिल्लाओ मत, गला खराब हो जाता है। जो 2 बातें मैंने तुमको कही हैं उनमें से एक को तो होना ही पड़ेगा। अब तुम क्या चाहते हो? अब उन दोनों में से तुम क्या पसंद करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। जोगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इतने घबरा क्यों रहे हो अनूप बाबू? एक पहेली ही तो है, हो सकता है तुम उसे हल कर लो। उस सूरत में न तुम्हें आत्महत्या करनी होगी और न ही तुम्हारे पिता को कत्ल किया जाएगा, और न ही मैं संतरा छीलूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो फिर इन दोनों में से एक काम जरूर होगा। पसंद तुम्हारी है। इस वक्त 4 बजे हैं, 4:30 तक तुम अपने घर पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम्हें 8 बजे तक ये काम पूरा करना है। और हाँ, साथ में ये भी बता दूं कि ये 3.5 घंटे मैं तुम्हें इस फ्लैट में बैठाकर भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं तुमको आजाद छोड़ रहा हूं तो ये भी मैंने सोच ही लिया होगा कि तुम इतनी देर में क्या क्या कर सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि संतरा मेरी जेब में है, और तुम्हारे यहाँ से निकलते ही मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा, किसी गुप्त जगह पर चला जाऊंगा। तुम्हारे पिता मेरे 2 किराए के गुंडों की निगरानी में रहेंगे, और वो 2 गुंडे 2 दूसरे गुंडों की निगरानी में रहेंगे। ये लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर यहाँ पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ पर उनको तुम्हारे पिता की लाश और ज्यादा से ज्यादा वो 2 गुंडे मिलेंगे, और उनसे कितनी भी पूछताछ करके पुलिस मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और उसके बाद मैं तुरंत संतरा छीलना भी शुरू कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, अनूप ने कहा। उसके बाद जोगा ने अनूप को एक नंबर दिया और उस पर फोन करके उसे बताने के लिए कहा कि उससे पहेली हल हुई है या नहीं। कुर्सी पर बंधे गजेंद्र बहादुर बार बार अनूप को उसकी बातों में न आने के लिए कह रहे थे, लेकिन अनूप ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे फोन नंबर लेकर तुरंत वहां से निकल गया। विभा का गुलाबी चेहरा किसी कोयले की तरह काला पड़ गया, पत्थर की तरह सख्त और खुरदुरा। उसके जबड़े भिंच गए और आंखों से जैसे आग बरसने लगी। वो किसी नागिन के समान फुंकारते हुए बोली, क्या वो नंबर बाबूजी ने सुना था? जी हाँ। क्या उनको वो नंबर याद है? यानी क्या उन्होंने आपको वो नंबर बताया है? जी हाँ। क्या वो नंबर 557348 है? हाँ, लेकिन आपको ये नंबर कैसे मालूम? क्योंकि मरने से पहले उन्होंने इसी नंबर पर फोन किया था। फोन पर उन्होंने कहा था कि वो पहेली को हल नहीं कर पाए हैं और इसलिए अपना वादा पूरा कर रहे हैं, और इसीलिए जोगा भी अपना वादा पूरा करे और उनके पिता को छोड़ दे। खैर, आप ये बताइए उसके बाद क्या हुआ? अनूप के वहां से जाते ही जोगा ने उनको बेहोश कर दिया और दोबारा होश में आने पर उन्होंने खुद को यहाँ पाया। वे नहीं जानते कि इस बीच वे कहाँ रहे और क्या क्या हुआ। वे बार बार अनूप सर के बारे में पूछ रहे हैं। पागलों की तरह वो यही कहे जा रहे हैं कि उन्हें तुरंत अनूप से मिलाया जाए। क्या बाबूजी उस फ्लैट का पता जानते हैं जहां उन्हें वो लेकर गया था? नहीं बहुरानी। अगर वो दोबारा उस फ्लैट के अंदर जाएं तो क्या उसे पहचान लेंगे? इस सवाल के जवाब में उनका कहना है कि वो उसे पहचान लेंगे, लेकिन जिंदलपुरम में तो अनगिनत फ्लैट हैं। हम भला उन्हें किस किस फ्लैट के अंदर ले जाएंगे? फ्लैट का पता मैं जानती हूँ, लेकिन कैसे? मैंने एक्सचेंज से मालूम कर लिया है कि मरने से पहले उन्होंने किस नंबर के फोन पर किससे क्या बातें की थी। एक्सचेंज से ही मुझे ये भी पता चल गया है कि इस नंबर का फोन किस फ्लैट में है। अब बाबूजी को वहां ले जाकर सिर्फ ये कन्फर्म करना है कि ये फ्लैट वही है जहां उन्हें कैद किया गया था या नंबर किसी दूसरे फ्लैट का दिया गया था। मेरे ख्याल से अभी बाबूजी को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अभी उनकी हालत इस लायक नहीं हुई है। मेरे ख्याल से हम लोग खुद ही चलकर चेक करते हैं। क्यों आईजी अंकल, आपकी क्या राय है? जी हाँ, यही ठीक रहेगा, आईजी ने कहा। ठीक है, तो चलिए। और विभा किसी सनसनाते तीर की तरह आगे बढ़ गई। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी और हमारे पीछे आईजी का काफिला आगे बढ़े चले जा रहे थे। कार विभा खुद ड्राइव कर रही थी और मैं अगली सीट पर उसके बगल में बैठा था। पिछली सीट पर मिस्टर सावरकर थे। अचानक विभा ने मुझसे सवाल किया, तुम तो जासूसी उपन्यास लिखते हो ना वेद?
क्या तुम इस हत्यारे की मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर सकते हो? तुमने आईजी के मुंह से बाबूजी के बयान सुने। उनसे ये लगता है कि अगर अनूप ने हत्यारे की पहेली को हल कर दिया होता तो इसके अलावा हत्यारे को और कुछ नहीं चाहिए था। यानी उसकी दिलचस्पी अनूप को मारने से कहीं ज्यादा उस पहेली को हल करवाने में थी। ऐसा उस पहेली में आखिर क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा विभा। मैं जासूसी उपन्यास तो लिखता हूँ, लेकिन इतने उलझे हुए नहीं लिखता। मेरे मुख्य पात्र तो विजय और विकास होते हैं। उनका संबंध इंडियन सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए ज्यादातर वो किसी इंटरनेशनल ऑपरेशन पर ही काम करते हैं। ऐसे ऑपरेशनों में रहस्य तो कुछ होता नहीं, वो तो पहले से ही खुला रहता है। सवाल सिर्फ ये होता है कि उस ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है। मेरे कथानकों में इतने सवाल या इतने उलझाव बिल्कुल नहीं होते। अच्छा ये बताओ विभा, क्या तुम उस हत्यारे की मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर सकती हो? कुछ सोचते हुए विभा ने कहा। मेरे ख्याल से कर सकती हूँ, और मुझे ये लगता है कि जिंदलपुरम में अभी कुछ मर्डर और होने चाहिए। क्या मतलब? हत्यारे को अपनी पहेली का हल चाहिए है वेद। अपनी नजर में वो जिसे भी अक्लमंद समझेगा उसके सामने उस पहेली को रख देगा और हल ना कर पाने की सूरत में उसकी हत्या कर देगा। ये तो बड़ी ही अजीब बात कह रही हो तुम। अच्छा, क्या इस खाली समय में तुम मुझे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे? विभा ने मेरी बात को काटते हुए जल्दी से कहा। मैं समझ गया कि सावरकर के सामने विभा उस हेयरपिन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और फिर अचानक मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या विभा मिस्टर सावरकर पर शक कर रही है? अगर हाँ, तो कैसा शक? हत्यारा तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो जोगा है। तो क्या विभा जोगा को इस केस का मुख्य मुजरिम नहीं मानती? ऐसा वो किस तथ्य के आधार पर कर रही है? मैं अभी इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ था कि एक झटके के साथ गाड़ी रुक गई। सामने बोर्ड लगा था मानसरोवर कॉलोनी। आईजी की कार और पुलिस की जीप भी हमारे पीछे ही रुक गए। विभा के नेतृत्व में ये पूरा काफिला एक इमारत की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट नंबर C51 के बाहर गैलरी में रुक गया। यही वो फ्लैट है, विभा ने कहा। लेकिन यहाँ तो ताला लगा है, आईजी ने कहा। जी हाँ, लेकिन ठहरिए, इस ताले को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर ये फ्लैट वही है तो ताले पर जोगा की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। क्या तुम्हारे पास रुमाल है वेद? मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे दे दिया। उसने अपने बालों से एक हेयरपिन निकाला। बाएं हाथ में रुमाल लेकर उससे ताले को इतना धीरे से पकड़ा कि उस पर बने उंगलियों के निशान मिट ना पाए। फिर हेयरपिन की मदद से वो ताले को खोलने की कोशिश करने लगी। 5 मिनट की कोशिश के बाद ही ताले ने मुंह फाड़ दिया। उसे सावधानी से एक तरफ रखकर दरवाजा खोलकर हम सब अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर हम सभी ठिठक गए। एक कुर्सी और उसके पास ही फर्श पर नायलॉन की एक रस्सी पड़ी थी। कुर्सी से थोड़ी दूर पर एक बाल्टी थी। कुर्सी और उसके आसपास का फर्श अभी तक गीला था। हम सभी समझ गए कि गजेंद्र बहादुर इसी कुर्सी से बंधे रहे होंगे। विभा ने तेज स्वर में कहा, यही वो फ्लैट है। मैं ड्राइंग रूम में रखे फोन का नंबर देख चुकी हूँ। कोई भी फ्लैट में मौजूद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। आईजी साहब, आप प्लीज फिंगरप्रिंट्स विभाग को फोन कर दीजिए और अपने फोटोग्राफर को भी। यहाँ के फोटो और निशान लेने बहुत जरूरी हैं। और हाँ, फोन इसी इमारत के किसी दूसरे फ्लैट से कीजिएगा। इस फ्लैट के फोन पर हत्यारे की उंगलियों के निशान होंगे। आईजी साहब बाहर चले गए। मैंने विभा से पूछा, विभा, जब ये सब कुछ साफ है कि वो आदमी जोगा था, तो निशान वगैरह लेने के लिए इतनी सावधानी बरतने की क्या जरूरत है? उसके हुलिये और नाम से ही उसे तलाश किया जा सकता है। इस फ्लैट में रहने वाले आदमी का नाम दीनदयाल है, जोगा नहीं। एक्सचेंज से ये जानकारी मुझे मिली है। जोगा नाम और हुलिया दोनों ही नकली हो सकते हैं। हो सकता है कि ये दीनदयाल अनूप से जोगा नाम और उसी के हुलिये में मिलता रहा हो। जब उंगलियों के निशानों को दीनदयाल के निशानों से मिलाया जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि दीनदयाल ही जोगा है या नहीं। मैं विभा की दूरदर्शिता पर हैरान सा उसे देखता रह गया। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर न जाने क्या तलाश कर रही थी। किसी को भी अपने पीछे ना आने का ऑर्डर देते हुए वो बेडरूम में चली गई। 10 मिनट के बाद वो लौटकर कमरे में आई। तभी आईजी साहब भी अंदर आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने फोन कर दिया है, लेकिन उन्हें ये पता चला है कि इस फ्लैट के मालिक का नाम जोगा नहीं बल्कि दीनदयाल है। विभा ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो आपको ये भी पता चला होगा कि दीनदयाल की गांधी बाजार में केमिस्ट की दुकान है। उसकी उम्र करीब 30 से 35 के बीच है। आंखें छोटी, नाक लंबी, माथा चौड़ा और सिर पर नाम मात्र के बाल हैं। कद 5 फुट 2 या 3 इंच है। स्वास्थ्य अच्छा है। उसकी पत्नी का नाम निर्मला है, जो आजकल मायके गई हुई है। इनके 2 बच्चे हैं, 7 साल का बंटी और 3 साल की शिखा। दीनदयाल सुबह के 9 बजे दुकान चला जाता है
और रात को 8:30 के करीब वापस लौटता है। आईजी के चेहरे पर जमाने भर की हैरत उभर आई। वो बोले, आप कोई जादूगरनी तो नहीं है? आपको भला ये सब कुछ कैसे मालूम है? मैं तो ये भी जानती हूँ कि उसकी पत्नी निर्मला का मायका दिल्ली में है। दरअसल इसमें कमाल या जादूगरी जैसी कोई बात नहीं है आईजी साहब। जो बातें आप बाहर पड़ोसियों के बयान लेकर मालूम कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बातें इस फ्लैट में रहकर जानी जा सकती हैं। बेडरूम में पूरे परिवार का एक फोटो है। एक अलमारी में केमिस्ट की दुकान का पैड रखा है। बेड पर दिल्ली से आया निर्मला का एक पत्र पड़ा है, जो शायद कल ही दीनदयाल को मिला था और उसने पढ़कर सिरहाने रख दिया था। पत्र में बहुत सी बातों के अलावा ये भी लिखा है कि बंटी और शिखा अपने पापा को बहुत याद करते हैं। फ्लैट में मौजूद सामान से ये अनुमान भी सहज में ही लगाया जा सकता है कि दीनदयाल का स्टोर ठीक ठाक ही चलता है। 2 से 2,500 के बीच की आमदनी उसे हो ही जाती है। कमाल है बहुरानी, आप इतनी छोटी छोटी चीजों से ऐसी सब बातों का पता लगा लेती हैं। दरअसल ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जिनको हम देखते तो हैं, लेकिन उनको महत्वहीन समझकर उन पर विचार नहीं करते। दरअसल यही बातें किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का दर्पण होती हैं। इनको देखकर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातों का बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है। जब आप इस तरह से बताती हैं तो उसके बाद सब कुछ कितना आसान लगता है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे बहुरानी कि आप इतने सुलझे हुए विचारों की होंगी। विभा ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे की जानकारी के लिए दीनदयाल को ढूंढना बहुत जरूरी है। दुकान बंद होगी, उसका इस वक्त यहाँ नहीं होना संदेहास्पद है। क्या आपने पड़ोसियों से मालूम किया कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है? पड़ोसियों ने उसे सुबह दुकान पर जाते तो देखा था, उसके बाद नहीं देखा। तो फिर वो कहाँ गायब हो गया और क्यों गायब हो गया? कहीं वही तो जोगा नहीं है विभा? मैंने अपनी राय दी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप उसकी तलाश कीजिए आईजी अंकल। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ ये दीनदयाल ही दे सकता है। फिर विभा ने मुझसे कहा, चलो वेद, फिलहाल हमारे लिए यहाँ और कोई काम नहीं है। हमारे बाहर निकलने से पहले पुलिस, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोग भी वहां पहुंच गए थे। आईजी साहब ने अपनी जेब से एक तह किया हुआ कागज निकालकर विभा को दिया और बताया कि ये उस पहेली की फोटोकॉपी है। कागज हाथ में थामते वक्त विभा का सारा चेहरा जैसे भभक रहा था। अध्याय 2। रात के करीब 12 बज गए थे। हमारी कार जिंदलपुरम की चिकनी सड़क पर तैरने के अंदाज में दौड़ी जा रही थी। इस वक्त कार में मैं और विभा ही थे। वो खुद ड्राइव कर रही थी। मैं उसके पास बैठा कागज पर बनी उस पहेली को देख रहा था। कुछ समझ में आया? विभा ने मुझसे पूछा। नहीं, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। उस पर से ध्यान हटा लो वेद, इस तरह कुछ पल्ले पड़ेगा भी नहीं। वो पहेली इतनी आसान नहीं हो सकती जिसको अनूप 3.5 घंटे में हल नहीं कर सके, और वो भी तब जबकि वो जानते थे कि अगर वो इसे हल नहीं कर सके तो ये 3.5 घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी घंटे होंगे। इसलिए जाहिर है कि उसे हल करने में उन्होंने अपना पूरा दिमाग और पूरी ताकत लगा दी होगी। हर वो कोशिश की होगी जो वो कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हो सके। इसका सीधा सा मतलब है कि पहेली मुश्किल है और इस तरह से समझ नहीं आएगी। इसे हल करने के लिए अलग से समय चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो विभा। इसे मैं हल करूंगी और 3.5 घंटे में ही हल करूंगी। और ये भी वादा रहा कि अगर मैं इसे उतने समय में हल ना कर सकी तो मैं भी उनकी ही तरह आत्महत्या कर लूंगी। मेरे जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया। कांपते स्वर में मैंने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो विभा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे हल नहीं कर सकूंगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारे दिमाग पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी इतनी कठोर प्रतिज्ञा मत करो। प्रतिज्ञा तो मैं कर चुकी हूं वेद। चिंता मत करो, मैं मरने वाली नहीं हूं। मैं जिंदा रहूंगी, किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन मुजरिमों के लिए जो किसी का सुहाग उजाड़ते हैं। किसी माँ से उसका बेटा, किसी बहन से उसका भाई, या किसी भाई से उसकी बहन को छीनते हैं। ये मुजरिम हमारे समाज के लिए एक कोढ़ है, और इस कोढ़ को साफ करने के लिए मुझे जिंदा रहना ही होगा। मैं मुंह बाए विभा को देखता ही रह गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए और विभा ने अपने ससुर की तबीयत के बारे में डॉक्टर से कुछ देर बात की। डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो वो ठीक हैं, लेकिन बार बार अनूप से मिलने के लिए कह रहे हैं। जब विभा ने कहा कि अनूप की मृत्यु के बारे में उन्हें बताना तो पड़ेगा ही, तब डॉक्टर ने कहा कि हाँ, बताए बिना तो काम नहीं चलेगा। आखिर कल अंतिम संस्कार भी उन्हें ही करना है। तो क्या उस वक्त बाबूजी को शौक नहीं लगेगा? विभा ने पूछा। मेरे ख्याल से नहीं बहुरानी, क्योंकि आज सारी रात वो यहीं रहेंगे।
वो बार बार अनूप बाबू से मिलने की जिद कर रहे हैं, इसलिए कुछ तो शक उन्हें हो ही रहा है। जब हम सारी रात उनके कहने के बावजूद उनको अनूप से नहीं मिलवाएंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। यानी सुबह तक बिना किसी के बताए धीरे धीरे उन्हें खुद ही ये बात मालूम हो जाएगी, और फिर जब हम बताएंगे तो उन्हें शौक नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात उनका दिमाग पहले ही समझ और स्वीकार कर चुका होगा। डॉक्टर की इस बात से हम भी सहमत थे, इसलिए कुछ देर कुछ बातें और डिस्कस करने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ रवाना हो गए। अभी हम मंदिर से कुछ दूरी पर ही थे कि विभा बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसके गले से एक चीख सी निकली, दीनदयाल! और अगले ही पल उसका पैर ब्रेक पर कसता चला गया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक पल के लिए विभा को दीनदयाल सामने नजर आया था, लेकिन जब तक गाड़ी रुकी तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। हमारे बाईं तरफ से बेतहाशा भागते हुए उसने सड़क पार की और एक पल के 1000वें हिस्से से भी कम में वो वहां से गायब हो गया था। तभी रात के गहरे सन्नाटे के बीच फायर की एक जोरदार आवाज गूंजी। उसके बाद भागते हुए कदमों की आवाज आई और एक चेतावनी, भागने की कोशिश मत करो दीनदयाल, तुम बच नहीं सकोगे। फिर हमें कुछ पुलिस वाले भागते हुए नजर आए। उनकी अगुवाई इंस्पेक्टर त्रिवेदी कर रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए विभा ने उससे कहा, हमने दीनदयाल को बाईं तरफ जाते देखा है इंस्पेक्टर, उस तरफ पीछा करो। सारे पुलिस वाले उसी दिशा में दौड़ पड़े। विभा ने तेजी से गियर डालकर कार को पीछे हटाया और फिर उसे तिरछा करके सड़क पर खड़ा कर दिया। अगले ही पल कार सड़क पर रास्ता रोकने वाले अंदाज में खड़ी थी। विभा ने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी और बाईं तरफ का वो सारा हिस्सा जिधर हमने दीनदयाल को गुम होते देखा था, हेडलाइट की तेज रोशनियों से नहा गया। उस तरफ गन्ने का खेत था। त्रिवेदी और उसके साथी चारों तरफ भागे भागे फिर रहे थे और दीनदयाल को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 15 मिनट तक खोजने के बाद भी वो कहीं नहीं मिला। निराश त्रिवेदी कार के पास आकर बोला, पता नहीं कहाँ भाग गया बहुरानी, लेकिन आप चिंता मत करिए बहुरानी, सुबह होने से पहले ही वो हमारी गिरफ्त में होगा। जिंदलपुरम में उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो अनूप सर के हत्यारे को पनाह दे सके। सुनो त्रिवेदी, तुम उसे मारोगे नहीं, जिंदा गिरफ्तार करोगे, और हमारा ये आदेश वायरलेस के जरिए सारे पुलिस वालों को भी दे दो। जी बहुरानी, त्रिवेदी ने आदर भरे स्वर में कहा। अच्छा ये बताओ कि ये दीनदयाल तुम्हें टकरा कहाँ गया? वो हमें उसके दोस्त राम अवतार के घर पर मिला बहुरानी। दरअसल हुआ यूं कि वायरलेस पर दीनदयाल के बारे में आदेश मिलते ही मेरी टीम भी उसकी तलाश में लग गई। मैं ये सोच ही रहा था कि इस तरह उसे कहाँ कहाँ तलाश करेंगे, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हो ना हो ऐसे समय में वो अपने किसी परिचित रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ छुपने की कोशिश करेगा। दीनदयाल की दुकान के बराबर में ही राम अवतार नाम के आदमी की किताबों की दुकान है, इसलिए मैंने सोचा कि राम अवतार जरूर उसके परिचितों को जानता होगा। इसलिए मैं राम अवतार के घर गया और मजे की बात देखिए कि दीनदयाल हमें वहीं पर मिल गया। हमें देखते ही वो वहां से भाग निकला और वहीं से हम उसका पीछा कर रहे हैं। राम अवतार का घर कहाँ है? यहाँ पास ही है बहुरानी। लखन सिंह नाम का मेरा एक हवलदार वहां उसकी निगरानी कर रहा है। ठीक है, गाड़ी में बैठो और हमें उसके घर ले चलो। जल्दी ही हम इंस्पेक्टर के बताए हुए पते पर पहुंच गए। हवलदार इंस्पेक्टर के लौटने का ही इंतजार कर रहा था। उसी कमरे में एक औरत और 2 बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। राम अवतार का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी थीं। विभा को देखते ही राम अवतार की पत्नी विभा के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी और बोली, बहुरानी, ये बेकसूर हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। विभा ने कंधों से पकड़कर उसे उठाया और एक तरफ बैठा दिया। फिर उसने राम अवतार से सवाल पूछने शुरू किए। सही सही जवाब दो राम अवतार, जब पुलिस यहाँ आई तो क्या दीनदयाल यहीं पर था? जी हाँ बहुरानी, यहीं पर था, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आया है। वो मेरे घर बहुत ही कम आया जाया करता था और इतनी रात गए तो आज से पहले कभी भी नहीं आया। अंदर आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो बहुत ही घबराया हुआ था। मैंने उससे इस सब का कारण पूछा तो वो हाँफते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला कि पहले मैं उसे एक गिलास पानी पिला दूं, फिर वो सारी बात बताएगा। पानी पीने के बाद वो कुछ बताना शुरू करता, इससे पहले ही पुलिस यहाँ पहुंच गई और वो तुरंत खिड़की के रास्ते कूदकर यहाँ से भाग गया। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ बहुरानी, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। हवलदार ने ही मुझे बताया कि दीनदयाल ही अनूप बाबू का हत्यारा है। काश मुझे ये पहले पता होता बहुरानी कि उस कमीने ने हमारे देवता जैसे अनूप बाबू को मारा है, तो मैं यहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, उस कुत्ते की लाश बिछा देता। विभा कुछ पल राम अवतार के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखती रही। फिर इंस्पेक्टर त्रिवेदी से बोली,
क्या तुमने कमरे के अंदर से राम अवतार और दीनदयाल की आवाजें सुनी थी त्रिवेदी? जी हाँ, दीनदयाल यहीं पर था, मैंने उसकी आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। ठीक है, राम अवतार को छोड़ दो, ये बिल्कुल बेकसूर है। और इतना कहने के साथ ही विभा किसी फिरकनी के समान तेजी से घूमी और हवा के झोंके की तरह मकान से बाहर निकल गई। उस वक्त रात का 1 बज रहा था जब हमारी कार मंदिर की पार्किंग में रुकी। कार से उतरकर विभा उसी कमरे की तरफ बढ़ गई जिसमें सावरकर के आने से पहले वो मुझे हेयरपिन के बारे में बताने वाली थी। उसने मुझे भी अपने पीछे आने का संकेत किया। कमरे में पहुंचकर उसने फिर से दरवाज़ा बंद करने को कहा। दरवाज़ा बंद करके मैं उसकी तरफ घूमा। बिना किसी भूमिका के उसने कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें उस हेयरपिन के बारे में बताने वाली हूँ वेद। फिर वो कमरे के एक कोने में पड़ी एक मेज की तरफ बढ़ी और उसके एक दराज को खोलकर उसने उसमें से कुछ निकाला और वापस मेरे करीब आकर बोली, वो ऐसा हेयरपिन है। मैंने उसकी हथेली पर रखे हेयरपिन को ध्यान से देखा। ये एक बहुत ही अलग तरह का और अनोखा हेयरपिन था। मैंने वैसा पिन पहले कभी नहीं देखा था। ये 3 इंच लंबा मगरमच्छ के आकार का था। देखने से ही लग रहा था कि वो सोने का बना हुआ है और उसमें जगह जगह कीमती हीरे जड़े थे। क्या तुम इस पिन की कीमत का अंदाज लगा सकते हो वेद? काफी कीमती होगा ये विभा, मैंने कहा। 6 महीने पहले ये कपड़ा मिल के लिए नई मशीनें खरीदने जापान गए थे। वहीं से मेरे लिए हेयरपिन का ये जोड़ा लाए थे। इस जोड़े की कीमत 1 लाख है। सोने का बना हुआ मगरमच्छ के आकार का ये हेयरपिन पूरे भारत में दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है और जिंदलपुरम में मिलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन। और इसीलिए इसके जरिए हत्यारे को ढूंढ निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन इसका भला हत्या से क्या संबंध है? मैंने पूछा। देखो वेद, जोगा के आने से पहले हम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने बाजार जाने वाले थे। उस वक्त ये दोनों हेयरपिन मैंने अपने बालों में लगा रखे थे। जोगा के आने से पहले उनका हाथ मेरे सिर पर था। वो मेरे बालों को छेड़ रहे थे और उस वक्त उनका हाथ इस हेयरपिन के ऊपर ही था। जब अचानक जोगा वहां पहुंचा तो उसे देखते ही अनूप हक्के बक्के रह गए और उस वक्त मैंने अनजाने में ही स्वाभाविक रूप से उनके उस हाथ को अपने कोट की जेब में जाते देखा जिसमें वो हेयरपिन था। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अनजाने में ही इस हेयरपिन को अपनी जेब में डाल लिया था। मैंने साफ साफ इस बात को देखा था और फिर उसके बाद की घटनाएं इतनी अजीब थीं और वो इतनी तेजी से घटीं कि पिन की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इस पिन से हत्यारे का पता हम कैसे लगाएंगे? मैंने पूछा। इस पिन का ख्याल दोबारा मेरे दिमाग में उस वक्त आया जब पोस्टमार्टम वाले उनको ले जा रहे थे। जैसा कि तुमने देखा, तलाशी में वो पिन मुझे नहीं मिला। इसका सीधा सा मतलब है कि पिन हत्यारे ने निकाला। मैं अच्छी तरह से ये अनुमान लगा सकती हूँ कि असल में क्या हुआ होगा। वैसे तो अनूप की हत्या से किसी भी किस्म का आर्थिक लाभ उठाना हत्यारे का मकसद नहीं था, लेकिन इस पिन पर उसकी नजर उस वक्त पड़ी होगी जब उसने पेन उनको लौटाया होगा। बाबूजी के बयान के मुताबिक जोगा ने पेन उनके सामने नहीं लौटाया था, लेकिन जब अनूप यहाँ वापस आए तो पेन उनके पास था। इसका मतलब ये हुआ कि जोगा ने दीनदयाल के फ्लैट के दूसरे कमरे में पहुंचकर पेन उनकी जेब में डाला और उसी वक्त उसकी नजर उस पेन पर पड़ी होगी। पेन को देखते ही उसने उसकी कीमत का अंदाजा लगा लिया होगा और वो लालच में आ गया होगा और उसने उस पेन को अपने पास रख लिया। ओह, तो अब वो जरूर उस पेन को बेचने की कोशिश करेगा, मैंने कहा। गुड, अब तुम सारी बात समझ रहे हो। इस पेन को तुम अपने पास रख लो वेद। जिंदलपुरम में एक छोटा सा सराफा है। कल तुमको वहीं रहकर ऐसे आदमी की तलाश करनी है जो इसकी जोड़ी का पेन बेचने आए। लेकिन जरा ये तो सोचो विभा कि हत्यारा इस पेन को जिंदलपुरम में बेचने का रिस्क भला क्यों लेगा? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि हेयर पिन बेचने की कोशिश जैसी साधारण घटना उसे पकड़वा सकती है। क्या मतलब? देखो, हत्या करने के बाद हत्यारा पूरी तरह से चौकस रहता है। वो इस बात की पूरी खबर रखता है कि पुलिस या हत्या की जांच करने वाले लोगों के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं और वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जोगा को भी किसी न किसी साधन से ये सारी सूचनाएं मिल रही होंगी। सारी तफ्तीश के बीच मेरे और तुम्हारे अलावा पिन का जिक्र किसी तीसरे आदमी के सामने नहीं आया है, यानी कोई नहीं जानता कि इस हत्या से संबंधित कोई हेयर पिन भी है। इसलिए हत्यारा ये मान लेगा कि पिन के बारे में ना तो किसी को कोई जानकारी है और ना ही उसकी तरफ किसी का ध्यान गया है। इसलिए पिन को बेचना वो खतरनाक नहीं समझेगा। ओह, तो इसीलिए तुमने कार में सावरकर के सामने मुझे रोक दिया था? हाँ, पिन का जिक्र मैं किसी तीसरे आदमी के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, वरना ये सबूत बेकार साबित होता। इसी वजह से आईजी साहब के बार बार पूछने पर भी मैंने उन्हें नहीं बताया था।
फिलहाल मुझे यहाँ सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है। अरे, अचानक बोलते बोलते वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसकी नजरें सामने की खिड़की पर चिपकी हुई थीं। वो लपकते हुए उस खिड़की तक पहुंची। क्या हो गया विभा? मैंने पूछा। बड़ी ही फुर्ती से मेरी तरफ घूमकर उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर वो नीचे झुककर फर्श को बहुत ही ध्यान से देखने लगी और उसके बाद मेज की तरफ झपटी। एक झटके में उसने दराज खोली। अगले ही पल उसके हाथ में रिवॉल्वर था। फिर वो कमरे के एक कोने में रखी सेफ के सामने पहुंचकर गुर्राई, बाहर निकलो। मेरी खोपड़ी जैसे भक्क से उड़ गई। कहीं विभा का मानसिक संतुलन गड़बड़ा तो नहीं गया? लेकिन विभा का ध्यान मेरी तरफ कतई नहीं था। वो फिर से गुर्राई, मैं कहती हूं बाहर निकलो। मैं जानती हूं कि तुम सेफ के पीछे छिपे हो। और उस वक्त तो मेरे दिमाग की नसें बुरी तरह से झंझना गईं जब दोनों हाथ हवा में उठाए एक आदमी सेफ के पीछे से प्रकट हुआ। ये वही आदमी था जिसकी एक झलक मैंने गाड़ी की हेडलाइट में देखी थी। मेरे मुंह से चीख से निकल गई, दीनदयाल! रिवॉल्वर हाथ में ताने विभा अपनी आग उगलती आंखों से उसे घूर रही थी, जबकि बुरी तरह कांपता हुआ दीनदयाल गिड़गिड़ा उठा, नहीं नहीं बहुरानी, गोली मत चलाइएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कहता हूं, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम दीनदयाल ही हो ना? विभा ने पूछा। हाँ बहुरानी, लेकिन सच, आपकी कसम, मैं निर्मला और बंटी की कसम, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। लेकिन तुम यहां कैसे पहुंचे? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है बहुरानी। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर मैं मंदिर के लॉन में पहुंचा। संयोग से इस कमरे की खिड़की खुली थी और मैं अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद तुमने खिड़की बंद कर दी, है ना? जी हाँ। उसी बंद खिड़की को देखकर तो मैं चौंकी थी। उसी से मुझे पता चला कि उसके माध्यम से जरूर कोई कमरे में आया है, क्योंकि आखिरी बार जब मैं इस कमरे से गई थी तो खिड़की खुली हुई थी। मैं एक बार फिर से विभा की तेज बुद्धि और याददाश्त पर चकित रह गया। वो ठीक ही कह रही थी। उस वक्त मैंने भी खिड़की खुली देखी थी, लेकिन अब वापस आने के बाद मैंने उस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, जबकि विभा ने उस बारे में सोच लिया था। वो कहती चली गई, बड़े ही अफसोस की बात है कि कमरे में आते ही मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ नहीं गया। जब मेरा ध्यान गया तो उसे बंद देखते ही मैं चौंक पड़ी, और फिर फर्श पर बने पैरों के निशानों ने मुझे बता दिया कि तुम सेफ के पीछे छिपे हो। मुझे तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए दीनदयाल। बताओ, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं पता बहुरानी। मैं कुछ नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अनूप बाबू की आत्महत्या का समाचार सुनते ही बाजार के दूसरे लोगों की तरफ मैंने भी अपनी दुकान बंद कर दी और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे दिल में भी अनूप बाबू के लिए उतना ही सम्मान और श्रद्धा है जितना और लोगों के मन में है। मंदिर पहुंचने के बाद मैं कुछ देर वहीं भीड़ में खड़ा रहा। फिर जब भीड़ अस्पताल की तरफ चली तो मैं भी उन्हीं के साथ हो लिया। कुछ ही देर के बाद भीड़ में ये समाचार फैल गया कि आपने उस फ्लैट का पता लगा लिया है जहां पर मालिक कैद थे, और अब पुलिस के साथ आप वहीं जा रही हैं। किसी को उस फ्लैट का पता नहीं था जहां आप गई थीं। थोड़ी ही देर के बाद मैं एक 3 व्हीलर के माध्यम से अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इमारत के बाहर लगी भीड़ को देखकर मैं चौंक पड़ा। और उस वक्त तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब लोगों से मैंने अपने फ्लैट का नंबर सुना। ये जानकर तो मैं भौचक्का ही रह गया कि मालिक को मेरे ही फ्लैट में कैद करके रखा गया था और अब पुलिस को मेरी तलाश है। मैं बुरी तरह से चकरा गया। मेरी बुद्धि घूम गई। मैं समझ नहीं सका कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही परेशान, हैरान और घबराया हुआ था। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हत्यारे ने इस काम के लिए मेरा ही घर क्यों चुना। सारे लोगों की जुबान पर अनूप बाबू के हत्यारे के रूप में मेरा नाम था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बचूं। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरा परिचित मुझे न मिल जाए। मैं ये जानता था कि मिलते ही वो मुझे तुरंत धर दबोचेगा और मेरे और अपने संबंधों की बिल्कुल भी परवाह या लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि अनूप बाबू को सभी लोग देवता समान मानते थे। परिचितों के बारे में सोचते सोचते मेरा ध्यान राम अवतार की तरफ गया। पनाह लेने के लिए और इस मुसीबत से निकलने का रास्ता पूछने के लिए मैं उसके घर पहुंच गया। मैं जानता था कि जब तक कोई मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देगा, तब तक कोई मेरी बात को समझ नहीं पाएगा। राम अवतार के यहाँ पहुंचकर मुझे ये जानकर थोड़ा संतोष हुआ कि उसे अभी तक ये नहीं मालूम था कि पुलिस मुझे तलाश कर रही थी। मैंने उसे सब कुछ सच सच बताकर उससे सलाह लेने का निश्चय किया। पानी पीने के बाद जैसे ही मैं उसे कुछ बताता, उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और मैं घबराकर वहां से भाग गया। एक गन्ने के खेत में घुसकर बड़ी मुश्किल से मैं खुद को बचाने में कामयाब हुआ।
मैं अब तक समझ चुका था कि मुझे किसी के भी घर में पनाह नहीं मिलने वाली है। उस वक्त मैं मंदिर के नज़दीक था और अचानक मुझे ये ख्याल आया कि इस मुसीबत से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकती हैं। आपके कदमों में गिरकर सब कुछ बता देने पर ही मेरी रक्षा हो सकती है। इसीलिए मैं छुपते छुपाते यहाँ तक आया और इस कमरे में छिपकर बैठ गया। तो जब हम इस कमरे में आए तुम उसी वक्त सेफ के पीछे से निकलकर क्यों नहीं आए? मेरी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, इनकी वजह से बहू रानी। क्या मतलब? मैं आपको सब कुछ अकेले में बताना चाहता था, इसलिए इनके इस कमरे से बाहर जाने का इंतजार कर रहा था। मैं इनको जानता नहीं, लेकिन मैंने लोगों से सुना कि ये आपके दोस्त हैं। विभा कुछ पल के लिए चुप खड़ी कुछ सोचती रही। फिर उसने सवाल किया, इसका मतलब ये कि तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तुम्हारे फ्लैट पर किसने क्या किया है? मैं तो सारे दिन दुकान पर था बहू रानी, सुबह 9 बजे ही फ्लैट से निकल गया था। क्या तुम लंच लेने भी अपने घर नहीं जाते थे? जाता था बहू रानी, लेकिन सिर्फ तब जब निर्मला घर पर होती थी। आजकल वो मायके गई हुई है, फ्लैट पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए लंच को दुकान पर ही ढाबे से मंगा लेता हूँ। तुम्हारी पत्नी को दिल्ली गए कितने दिन हुए हैं? 20 दिन। इसका मतलब ये कि 20 दिन से तुम्हारा यही रूटीन है। इस बात के पूरे सबूत मिले हैं दीनदयाल कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारे ही फ्लैट में हुआ है, और मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे घर के नंबर पर फोन भी किया था। मैं कुछ नहीं जानता बहू रानी, सच कहता हूँ। मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि ये सब हुआ कैसे। तो अगर तुम्हारे बयान पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब ये है कि हत्यारे ने तुम्हारी गैर हाजिरी में जुर्म करने के लिए तुम्हारा फ्लैट चुना। उस कमबख्त को सारे जिंदलपुरम में मेरा ही फ्लैट क्यों मिला था? यही सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण है दीनदयाल, कि हत्यारे ने तुम्हारा ही फ्लैट क्यों चुना, किसी और का क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फ्लैट की चाबी आज पूरे दिन कहाँ थी? मेरी जेब में बहू रानी, इस वक्त भी मेरे पास है। तो फिर हत्यारे ने तुम्हारा ताला कैसे खोल लिया? मैं कुछ नहीं जानता बहू रानी, सच कहता हूँ। जरा ये याद करके बताओ दीनदयाल कि तुम्हारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी पत्नी के मायके जाने के बारे में और उस दिन से तुम्हारे रूटीन में जो बदलाव आया है उसके बारे में जानते हैं। ये बात तो मेरे सारे परिचित जानते हैं। नकली चाबी या मास्टर की मदद से जिसने भी तुम्हारे फ्लैट का गलत इस्तेमाल किया है वो पक्के तौर पर यह बात जानता था कि तुम सुबह 9 बजे जाते हो और रात के 8:30 बजे लौटते हो। तुम्हारी पत्नी मायके गई है और पूरे दिन फ्लैट बंद रहता है। ये सारी जानकारी तुम्हारे किसी परिचित को ही हो सकती है। सोच समझकर जवाब दो दीनदयाल कि तुम्हारे परिचितों में ऐसा कौन है जो इस काम को कर सकता है। मैं तो किसी को भी ऐसा नहीं समझता बहू रानी। देखो दीनदयाल, हत्यारे ने जो भी किया है उससे तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, और जिसने तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया है वो पक्के तौर पर तुम्हारा दोस्त तो होगा नहीं, वो कोई दुश्मन ही होगा। ऐसा दुश्मन जो दोस्त का मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास रहता है। मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है बहू रानी? मैं तो सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। कोई गाली भी देता है तो विनम्रता से उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने तो आज तक किसी को अलिफ से बे तक नहीं कहा। विभा कुछ पल के लिए सोच में डूब गई। दीनदयाल के बयान ने इस सारे मामले को और ज्यादा उलझा दिया था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। शक की कहीं कोई गुंजाइश थी भी नहीं। लेकिन हत्यारे द्वारा जुर्म करने के लिए किसी दूसरे का फ्लैट इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक बड़ी ही अजीब बात थी। जो भी सच था वो मैंने आपको बता दिया है बहू रानी। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरी बात पर यकीन करें या नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ। अगर आप मुझे सच्चा महसूस करें तो मुझे माफ कर दें, और अगर आपको लगे कि मैं ही हत्यारा हूँ तो आप अपने हाथों से बेशक मेरा गला दबा दें, मैं चूं भी नहीं करूंगा। सिर्फ हमारे महसूस करने से कुछ नहीं होगा दीनदयाल। सुबह 9 बजे के बाद मुजरिम ने तुम्हारे फ्लैट का इस्तेमाल किया है, इसलिए फ्लैट के ताले, फोन के रिसीवर और फ्लैट के अंदर मुजरिम की उंगलियों के निशान होंगे। तुमने कहा कि तुम पूरे दिन फ्लैट पर नहीं गए, इसलिए ताले पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं होंगे। ताले पर जो निशान मिलेंगे उनसे तुम्हारी उंगलियों के निशानों को मैच किया जाएगा। अगर नहीं मिला तो तुम्हारा बयान प्रमाणित हो जाएगा, और अगर वो निशान मिल गए। विभा की इस बात पर दीनदयाल का चेहरा चमक उठा। मैं अपनी उंगलियों के निशान देने के लिए तैयार हूं बहू रानी। विभा ने आईजी का नंबर मिलाकर उन्हें सारी बात बताई, और कुछ देर में ही वे खुद आकर दीनदयाल को अपने साथ ले गए। विभा ने उन्हें निर्देश दिया कि उसे आज रात बिना कोई तकलीफ दिए लॉकअप में रखा जाए और निशानों को मिलाने के बाद उसे छोड़ दिया जाए। एक बार फिर से कमरे में हम दोनों ही रह गए। विभा ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मेरा अनुमान गलत निकला वेद। मुझे लगा था कि दीनदयाल के बयान से ये मामला कुछ हद तक सुलझ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा और भी उलझ गया है।
तुम्हें क्या लग रहा है, दीनदयाल झूठ बोल रहा है या सच? मैंने पूछा। वो सच बोल रहा है, विभा ने बिल्कुल स्पष्ट स्वर में कहा। हत्यारे ने इस काम के लिए उसके फ्लैट का इस्तेमाल किया है और इसी एक बात से ये साबित होता है कि हत्यारा बहुत ही दुस्साहसी और बहुत ही चालाक है और उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। इस केस की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है संतरा। अगर किसी तरह से हमें ये पता चल जाए कि अनूप जोगा और उसके हाथ में दबे संतरे से इतना क्यों डरते थे तो बहुत सारे रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन ये पता लगाना इतना आसान नहीं है विभा। अचानक उसके चेहरे पर एक बिजली सी कौंधी और वो बोली, मेरे साथ आओ। वो मुझे दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में ले गई। ये उसका बेडरूम था। कमरे की बाईं दीवार में एक तिजोरी जैसी सेफ लगी हुई थी, जिसे देखते ही मैं समझ गया कि वो नंबर लॉक वाली तिजोरी है। विभा की नजरें उसी सेफ पर जमी थीं। उसने मुझे बताया कि वो अनूप की पर्सनल सेफ थी और उसे खोलने की इजाजत विभा को भी नहीं थी। अनूप ने उसे बताया था कि वो तिजोरी सिर्फ जिंदल परिवार का मालिक ही खोल सकता है और परिवार की औरतों को कभी सेफ का नंबर नहीं बताया जाता। ये जिंदल परिवार की परंपरा थी और इसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता था। विभा के काफी जिद करने पर अनूप ने उसे बताया था कि उसके अंदर एक रायता दान है, वही रायता दान जिसमें 40-50 साल पहले दावतों आदि में लोगों को रायता सर्व किया जाता था। जिंदलपुरम के संस्थापक यानी हरिकेश बहादुर जिंदल ने पीतल का बना वही रायता दान एक बनिए के पास गिरवी रखकर उससे 1 आना उधार लिया था और उसी 1 आने से उन्होंने वो लॉटरी का पत्ता खरीदा था जिसे लेकर वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे और जिससे हुई कमाई से उन्होंने ये जिंदलपुरम खड़ा किया था। 30 सालों के बाद हरिकेश बहादुर ने वही रायता दान उस बनिए को 10,000 रुपये देकर छुड़ाया था और इसीलिए वो जिंदल वंश के लिए इतना महत्व रखता था। उसे इस सेफ में सुरक्षित रखा गया था और परंपरा के मुताबिक खानदान का प्रत्येक मालिक अपने उत्तराधिकारी को उस सेफ का नंबर और रायता दान का रहस्य बताता आया है। तब तो इसका नंबर बाबूजी को भी पता होगा, मैंने कहा। हाँ, जरूर पता होगा, लेकिन मैं उनके द्वारा नंबर बताए जाने तक इंतजार नहीं कर सकती। मैं इस सेफ को अभी खोलना चाहती हूँ। हो सकता है इसे खोलने से हमें इस केस में कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि परंपरा के अनुसार एक बार जब खानदान का मुखिया इस सेफ का रहस्य अपने वारिस को बता देता है तो उसके बाद वो खुद भी कभी सेफ को हाथ नहीं लगाता। ये बात अनूप जानते थे और इसीलिए अपनी किसी बहुत ही सीक्रेट चीज को निश्चिंत होकर इसमें रख सकते थे। अगर उनके पास ऐसी छुपाने लायक कोई चीज होगी तो जरूर उसे उन्होंने इसी में रखा होगा। इतना कहने के साथ विभा आगे बढ़कर सेफ के नजदीक पहुंच गई। एक पल भी गंवाए बिना उसने उसके डायल से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। विभिन्न नंबरों को घुमाकर वो बार बार सेफ का हैंडल घुमाने लगी। समय गुजरने लगा। 2 घंटे बीत गए। मैं बुरी तरह बोर होने लगा था, लेकिन विभा एक पल भी रुके बिना लगातार डायल से जूझ रही थी। वो अब तक पसीने पसीने हो चुकी थी। कई बार मैंने उससे कहा भी कि वो अब उसे छोड़े, कल सुबह फिर से ट्राई कर ले, लेकिन उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वो अपने काम में लगी रही। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे जब अचानक ही कट की हल्की सी आवाज के साथ हैंडल घूम गया। विभा ने सेफ खोली और उसके खुलते ही मैं हैरान रह गया, शायद विभा भी, क्योंकि सेफ में कोई रायता दान नहीं था। सेफ बिल्कुल खाली था, सिवाय एक कागजों के पुलिंदे के। विभा ने अंदर हाथ डालकर वो कागज उठा लिए। ये कुछ पत्र थे, करीब 30-32 पत्र होंगे, एक ही हाथ से लिखे गए। हर एक पत्र कॉपी के एक सादे पन्ने पर लिखा गया था और हरेक में एक ही संबोधन था, मेरे प्रिय अनूप। और हरेक पत्र के अंत में एक ही नाम था, तुम्हारी सुधा पटेल। लिखने वाली के नाम ने हमें उन पत्रों को पढ़ने के लिए उत्सुक कर दिया। वहीं बैठे बैठे हमने वो सारे पत्र पढ़ डाले। संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि वे सारे पत्र असल में प्रेम पत्र थे जो किसी सुधा पटेल ने अनूप को लिखे थे। पत्रों से जाहिर था कि किसी जमाने में अनूप और सुधा पटेल आपस में प्यार करते थे, लेकिन पत्रों से ये पता नहीं लग रहा था कि ये कहानी कितने दिन या कितने साल पुरानी है, क्योंकि किसी भी पत्र में कोई तारीख नहीं थी, ना ही किसी में सुधा पटेल का कोई पता था। पत्रों से ये भी पता लग रहा था कि अनूप भी सुधा को पत्र लिखता रहता था, क्योंकि कई पत्र अनूप के पत्रों के जवाब थे। उन दोनों के अलावा कहीं कहीं पर जो एक तीसरा नाम आया था वो था जोगा का नाम। ये जोगा अनूप और सुधा के बीच विलेन का काम कर रहा था। एक पत्र में सुधा ने लिखा था, अनूप,
अगर तुम कल सही वक्त पर ना आ जाते तो जोगा मुझे बर्बाद कर देता। तुम उससे सावधान रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। अब वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। एक दूसरे पत्र में सुधा ने लिखा था, तुम्हारा पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ अनूप। तुमने लिखा है कि मैं अबॉर्शन करा लूं, सारा इंतजाम तुम कर दोगे। लेकिन नहीं अनूप, तुम्हारी सुधा इतनी नीच नहीं है कि अपने ही बच्चे को मार डाले। प्लीज आज के बाद ऐसा मत लिखना। उस दिन हम दोनों से जो गलती हुई थी उसमें जितना दोष तुम्हारा था उतना ही दोष मेरा भी था, और इसीलिए मैं अपने या अपने बच्चे के लिए कभी तुमसे कोई मांग नहीं करूंगी। हाँ, जोगा से जरूर सावधान रहना। लगता है उसे हमारे संबंधों के बारे में पूरी जानकारी है। उससे अगले पत्र में लिखा था, तुम्हारा जवाब पढ़कर खुशी हुई अनूप। भगवान का शुक्र है कि तुमने मेरी बात मान ली। अब कभी अबॉर्शन की बात जुबान पर नहीं लाओगे। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, तुमने जो लिखा कि तुम मुझे एक फ्लैट और जीवन भर खर्चा देते रहने के लिए तैयार हो, उस पेशकश के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी और कहीं भी रहकर अपने बच्चे को जन्म दूंगी और उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। ये बच्चा सिर्फ मेरा होगा अनूप, सिर्फ मेरा। इस पर तुम्हारा भी कोई हक नहीं होगा। बस सारे पत्रों में मिलाकर ये ही उल्लेखनीय बातें थीं। इनको पढ़ने के बाद हमारे चेहरे और दिमागों पर जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सके। विभा ने खड़े होकर सारे पत्रों को दोबारा सेफ में रख दिया। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो टूट सी गई है। इन पत्रों ने उसे गहरी निराशा में डाल दिया था। अनूप का चरित्र अब उतना रोशन नहीं रह गया था जितना पहले नजर आता था। अचानक विभा मेरी तरफ घूमी और बोली, मैं जानती हूँ वेद कि इन पत्रों को पढ़ने के बाद तुम जिस नतीजे पर पहुंचे हो उसे सिर्फ इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि अनूप मेरे पति थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त हम हत्या के एक केस की तफ्तीश कर रहे हैं और हमें किसी भी सामाजिक रिश्ते के बंधन में कैद नहीं होना है। सब कुछ भूलकर वही करना है जो सबूत कह रहे हैं। जोगा और उसके द्वारा दिखाए गए संतरे से अनूप जिस तरह डर जाया करते थे, उससे साफ जाहिर था कि अपनी पिछली जिंदगी में उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे वे डरते हैं और जिसके खुलने से बेहतर उन्होंने आत्महत्या करना समझा। इन पत्रों से साफ पता चल रहा है कि सुधा पटेल और उनका संबंध ही वो रहस्य था जिसे जोगा जानता था, और संतरे को छील डालने की धमकी इसी रहस्य को खोल देने की धमकी थी। अब ये सारा मामला हमारे सामने बिल्कुल साफ है। अनूप सुधा पटेल से प्यार करते थे और बहक गए थे। उन्हीं पलों का कोई फोटो या कोई और प्रूफ जोगा के कब्जे में होगा और उसी के सामने आने से वो डरते थे। अब हमें ये सारी बातों का पता लगाना है कि सुधा पटेल और उसका बच्चा कहाँ है, अगर वो अब तक पैदा हो चुका है तो। और अनूप के बताए अनुसार अगर इस सेफ में रायता दान था तो वो कहाँ गायब हो गया है। ये बात तो खैर बाबूजी भी बता देंगे कि सेफ में रायता दान था या नहीं। फिलहाल हमें सुधा पटेल और उसके बच्चे को तलाश करना है और जोगा को तलाश करना है जिसमें हेयरपिन हमारी मदद कर सकता है। फिलहाल तुम जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो वेद, और ये याद रखना कि जिस रहस्य को रहस्य बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, उन पत्रों का उल्लेख किसी के आगे भी मत करना। उम्मीद है सुबह बाजार खुलने से पहले ही तुम सराफा चले जाओगे। मैं एक ठंडी सांस भरकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। हम लोग होटल वापस नहीं गए। हमें मंदिर में ही आराम करने के लिए एक कमरा दे दिया गया था, लेकिन आराम करने का होश ही किसे था। मधु सब कुछ जानने के लिए बेचैन थी और मैंने उसे सारी बातें बताईं। हम दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि पोस्टमार्टम विभाग के लोग अनूप का शव लेकर वहां आ गए। रिपोर्ट में कोई खास बात नहीं थी, मौत गोली लगने से ही हुई थी। 7 बजे के करीब डॉक्टर्स गजेंद्र बहादुर को भी वहां ले आए। वो बहुत ही बुरी तरह से विलाप कर रहे थे और उनका रोना देखा नहीं जा रहा था। अनूप के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगीं। जिंदलपुरम का एक भी निवासी ऐसा नहीं था जो उस वक्त मंदिर के बाहर इकट्ठा ना हुआ हो। 8 बजते ही मैं सराफे की तरफ रवाना हो गया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। एक भी दुकान खुली नहीं थी, सारा बाजार बंद था और कम से कम आज वो खुलना भी नहीं था। मैं वापस आ गया। ये रात के करीब 8 बजे का वक्त होगा जब मैं, मधु और विभा गुमसुम से एक कमरे में बैठे थे। तभी एक सेवक ने आकर बताया कि कोई व्यक्ति विभा से मिलना चाहता है और वो कहता है कि उसका इसी वक्त बहुरानी से मिलना बहुत जरूरी है। वो अनूप बाबू के बारे में उन्हें कुछ बताना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर हम तीनों ही चौंक पड़े।
विभा ने उसे अंदर भेज देने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद कमरे में सहमा घबराया सा जो व्यक्ति आया, वो थोड़ा मोटा और नाटे कद का था। उसकी आंखें नीली थीं और वो धोती कुर्ता पहने था। हमारी तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे बहुरानी से 2 मिनट अकेले में बात करनी है। ये लोग हमारे विश्वसनीय हैं। तुम्हें जो कहना है बेहिचक इनके सामने कहो, विभा ने कहा। उसने सहमे हुए से अंदाज में मेरी और मधु की तरफ देखा और फिर बोला, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी बहुरानी कि अनूप बाबू मरे नहीं हैं। क्या? हम तीनों के मुंह से एक साथ चीख सी निकली। जी हाँ, वो जिंदा हैं। मेरी खोपड़ी जैसे भक्क से उड़ गई और शायद यही हालत मधु और विभा की भी थी। सारे जमाने की हैरत जैसे सिमट कर हम तीनों के चेहरों पर इकट्ठी हो गई थी। कई पलों तक हम में से कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। काफी देर बाद विभा ने ही अपने आप को संभालते हुए धीरे से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ बहुरानी। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने करीब 10 मिनट तक उनसे बात भी की है। वो मुझे मार डालेंगे बहुरानी। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकती हैं। उन्होंने तुमसे बात की और वो तुम्हें मार डालेंगे। भला क्यों? पता नहीं कैसे उनको मेरे द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में पता चल गया है। दरअसल बहुरानी, मेरा नाम रेवती शरण है। मैं आपके डिस्टिलरी के उस विभाग में हूँ जहाँ पर रम बनती है। पिछले 3 सालों से मैं रम की चोरी कर रहा हूँ। सबसे छिपाकर मैं कई गैलन रम जिंदलपुरम से बाहर चोर बाजार में भिजवाता रहा हूँ। अब पता नहीं कैसे ये बात अनूप बाबू को पता लग गई। वो मेरे पास आए और अपनी जेब से निकालकर उन्होंने मुझे एक बहुत लंबा चाकू भी दिखाया और कहने लगे कि या तो चोरी में शरीक अपने दूसरे साथियों के नाम बताऊं, नहीं तो वो उसी चाकू से मुझे मार डालेंगे। उसकी ये अजीब बातें सुनकर हम सब हक्के बक्के रह गए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है रेवती शरण कि वो अनूप ही थे? जी हाँ बहुरानी, 16 आने यकीन है। लेकिन तुम जानते हो ना कि आज ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इसीलिए तो, तभी तो उनको देखते ही मैं हैरान रह गया। मैं तो खुद उनकी अंतिम यात्रा में शरीक था बहुरानी। शमशान से करीब 5 बजे मैं अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में अकेला पड़ा उन्हीं के बारे में सोच रहा था। उस वक्त 7:15 बजे होंगे जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने अनूप बाबू खड़े थे। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मैं भूत भूत कहकर चिल्लाने ही वाला था कि उन्होंने मेरा मुंह दबोच लिया। फिर उन्होंने जेब से चाकू निकालकर मेरी गर्दन पर रख दिया और बोले, अगर तुम चीखे या मुंह से कोई आवाज निकाली ना रेवती शरण, तो मैं ये चाकू तुम्हारी गर्दन के आर पार कर दूंगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा रहा हूं। चिल्लाना बिल्कुल नहीं और धीमी आवाज में मेरे सवालों का जवाब देना। जब उन्होंने मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मैंने डरते डरते उनसे पूछा, लेकिन अनूप बाबू, आप तो मर चुके हैं ना? तब वो दांत किटकिटाकर बोले, मैं मरा नहीं हूं हरामजादे, बल्कि तुम जैसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए मैंने मरने का नाटक किया है, समझा? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू हर महीने कम से कम 2 गैलन रम जिंदलपुरम से बाहर भेजता है, पास के महानगर में जो 5 स्टार होटल है मनोरंजन, उसके मालिक को। अब जल्दी बोल, तेरे और कौन कौन साथी हैं? मेरा कोई साथी नहीं है मालिक, मुझे छोड़ दो। झूठ बोलता है साले, उनके नाम बता। मैंने उनको बहुत कहा बहुरानी कि इस काम में मेरा कोई साथी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला ही हूं, लेकिन वो नहीं माने। लगातार धमकियां देकर मुझसे नाम पूछते रहे। अब जब मेरा साथी कोई है ही नहीं तो मैं भला किसका नाम लेता? नाम बताने के लिए उन्होंने मुझे आज तक का टाइम दिया है और कहकर गए हैं कि कल वो फिर आएंगे, और अगर मैंने उनके जिंदा होने के बारे में किसी को बताया तो वो मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान का खून कर देंगे। और फिर भी तुमने यहाँ आकर ये सब कुछ बता दिया? मैंने उससे पूछा। तो और मैं भला क्या करता साहब? उनके जाने के बाद मैं परेशान हो गया कि कल वो आएंगे तो किसका नाम बताऊंगा, और अगर मैंने नहीं बताया तो वो मुझे मार डालेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि अब सिर्फ बहुरानी ही मुझे बचा सकती हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने घर से सीधा यहीं आया हूँ। मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। आप मुझे उनसे माफी दिलवा दीजिए बहुरानी। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से कोई ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सारी बातें इतनी अजीब और अविश्वसनीय थीं कि हम में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर के बाद विभा ने सवाल किया, क्या तुम हमें अपनी बैठक दिखा सकते हो रेवती शरण? जी हाँ, क्यों नहीं, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। हम तीनों रेवती शरण के घर पहुंचे। विभा ने बड़ी ही पैनी नजरों से सब जगह का निरीक्षण किया, लेकिन वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कुछ देर बाद हम अपनी कार से वापस मंदिर की तरफ लौट रहे थे। रेवती शरण को हमने उसके घर पर ही छोड़ दिया था।
ये कहकर कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे और साथ ही कि उस पर नजर रखी जाएगी और दुश्मन के किसी भी किस्म के हमले से उसे बचा लिया जाएगा। रास्ते में एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास रुककर विभा ने किसी को फोन किया। बात करके वापस आने के बाद उसने गाड़ी अचानक दूसरी दिशा में मोड़ दी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने रेवती शरण के घर पर एक जासूस नियुक्त करने के बारे में आईजी को फोन किया था और आईजी ने उसे बताया कि शिवाजी रोड पर किसी की हत्या हो गई है और इसीलिए हम लोग अब वहां जा रहे हैं। आईजी भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने वाले हैं। इकहरे बदन और गेहुए रंग वाले उस युवक का नाम था महेंद्रपाल सोनी। उम्र होगी करीब 24 साल। हेयर स्टाइल जितेंद्र जैसा, काली आंखें, भरी भरी भवों और तोते जैसी नाक वाला वो युवक देखने में काफी आकर्षक था। जिंदलपुरम की शुगर फैक्ट्री में वो जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त था। उसकी नौकरी लगे अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। उसके माता पिता पास के महानगर में रहते थे और फैक्ट्री की तरफ से उसे जिंदलपुरम में ही शिवाजी रोड पर एस ब्लॉक में चौथी इमारत में फ्लैट नंबर 20 अलॉट हुआ था। हफ्ते में 6 दिन वो अपने फ्लैट में ही रहता था। शनिवार को ड्यूटी के बाद महानगर जाता था। रविवार की छुट्टी वहीं बिताकर सोमवार को सुबह वापस जिंदलपुरम आता था। उसे पीने की लत नहीं थी, लेकिन परहेज भी नहीं करता था। यार दोस्तों की महफिल में बैठकर कभी कभार 2-3 पैग लगा लिया करता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। बाकी लोगों की ही तरह वो भी उस दिन अनूप के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था और वहां से फ्री होने के बाद वो अपने ऑफिस के एक दोस्त के घर चला गया था। वहां वो अकेला नहीं था, बल्कि कुल मिलाकर 5 दोस्त थे। करीब 7:15 बजे तक वहां पीने पिलाने का दौर चलता रहा। फिर उसके बाद सारे दोस्त विदा हो गए। एक 3 व्हीलर से महेंद्रपाल सोनी अपने घर आया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने महसूस किया कि आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हल्के हल्के लड़खड़ाते हुए वो अपने फ्लैट तक पहुंचा और दरवाजा खोलकर जब अंदर घुसा तो सामने पलंग पर नजर पड़ते ही चौंक पड़ा। उसके पलंग पर किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। महेंद्र सोनी बदहवास सा खून खून चिल्लाता हुआ अपने फ्लैट से बाहर भागा और थोड़ी ही देर में उसके अड़ोसी पड़ोसी भी वहां इकट्ठे हो गए। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी। ये बयान था महेंद्रपाल सोनी का, जो हमें खुद उसके मुंह से सुनने को मिला। तभी आईजी साहब भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। सोनी से कुछ और सवाल करने के बाद उन्हें पता चला कि जिस दोस्त के यहाँ बैठकर उन्होंने शराब पी थी उसका नाम जगमोहन है और वो शंकर स्ट्रीट में रहता है। आईजी ने उससे जगमोहन का नंबर लेकर एसएसपी को आदेश दिया कि वो उस नंबर पर फोन करके महेंद्र सोनी के बयान की पुष्टि करे। फिर सब लोग लाश को देखने के लिए अंदर कमरे की तरफ बढ़ गए। सबसे आगे आईजी थे, उनके पीछे विभा और उसके पीछे मैं और मधु। कमरे में घुसते ही पलंग पर बिल्कुल चित्त अवस्था में पड़ी लाश को हम सभी बिल्कुल स्पष्ट देख सकते थे। हम लोग उसे अभी ध्यान से देख ही रहे थे कि विभा के मुंह से एक गुर्राहट से निकली, ये तो जोगा है। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए सुने 3.5 घंटे का दूसरा भाग।